चलो पंचकर्मा में वस्ती चालू करना था, वस्ती कर्म से देखते हैं आज। वस्ती कर्म को क्या बोला है आचार्य चरक ने? चिकित्सा का अर्ध, चिकित्सा अर्ध बोलते हैं इसको, ठीक है ना। वस्ती चिकित्सा अर्धम, वायुजन्य रोगों के प्रतिकार के लिए वस्ती श्रेष्ठतम चिकित्सा होती है, ठीक है। वायुजन्य रोगों की चिकित्सा के लिए क्या होती है? अपनी वस्ती श्रेष्ठतम चिकित्सा होती है, भैया अपन ने देखा है, ठीक है ना। वाद दोषों का नेता कौन? अरे ये शेर है कि नहीं भाई? स्क्रीन शेयर नहीं। चिकित्सार्थ कहा गया है वस्ती को ना, वायुजन रोगों के प्रतिकार के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा क्या होती है? वस्ती होती है। इसी को, वस्ती को ही पूरे चिकित्सा का आधा कर्म या पूरी जितनी भी चिकित्सा होती है उसका आधा तो वस्ती को ही बोला गया है, ठीक है ना। वस्ती तंत्राणाम, वस्ती सभी तंत्रों में श्रेष्ठ है, ऐसा चरक सूत्र 25 में कहा गया है ना। वस्ती सभी तंत्रों में क्या होती है? श्रेष्ठ होती है। निरुक्ति क्या है? वस्ती न दिएते वस्ती, वस्ती मार्ग द्वारा द्रव औषध को अभ्यंतर प्रविष्ट करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? वस्ती कहते हैं, ठीक है ना। वस्ती भी अभिदिव्यते यस्मात् तस्मात् वस्ती भी स्मृतम, सारंगर में लिखा हुआ ना, वस्ती के द्वारा दी जाती है या वस्ती मार्ग के द्वारा इसे दी जाती है, इसलिए अपन क्या कहते हैं? वस्ती कहते हैं। वस्ती मूत्राशय को कहते हैं, और वस्ती के द्वारा जो शरीर में प्रविष्ट कराई जाती है, जो शरीर में कुछ काल तक रहती है, उसे क्या कहते हैं? अपन वस्ती कहते हैं, ठीक है ना। उत्तम वस्ती की परिभाषा क्या है भैया? अपने को पता है भैया, चरक सिद्धि में लिखा है कि नाभि प्रदेशम कटि पार्श्व कुक्षि गत्वा शक्रत दोषम विलोड्यम स्नेकायम स पुरुष दोषम सम्यक सुखनेति च सह य वस्ती, ठीक है ना। नाभि प्रदेश, कटी, पार्श्व कुक्षि, इन सब में जो औषधि गई है, शक्रत को और दोष को एकदम घोल के विलोड़ित करके उसको पिघला दिया है। पूरे शरीर जो होता है उसको स स्नेह कर रहा है, स्नेहन उसका कर रहा है, ठीक है ना। पुरुष दोषो सम सम्यक सुख नेति च सहवस्ती, इसी को अपन क्या करते हैं? वस्ती करते हैं, ठीक है ना। अपन ने देखा हुआ कौन से? चरक सिद्धि एक कई वाला श्लोक है। जो वस्ती नाभि प्रदेश एवं कटी प्रदेश तक पहुंचकर कुक्षी एवं पार्श्व में व्याप्त होकर मल के संचय का एकदम मंथन करती है, अपनी क्रियाशीलता से संपूर्ण शरीर को प्रभावित करके मल और दोषों के साथ बिना किसी उपद्रव के सुखपूर्वक बाहर निकल जाती है, उसी का कहते हैं अपन उत्तम वस्ती कहते हैं या वस्ती कहते हैं। वह वस्ती क्या होती है भैया? अपनी उत्तम होती है, ठीक है ना। काश्यप क्या बोलते हैं? शिशु नाम अशिशु नाम वस्ती कर्म अमृतम रहता है। शिशुओं और अशिशुओं में, दोनों में जो होता है ना, वस्ती कर्म अमृत के समान होते हैं। किसका रेफरेंस है? काश्यप संहिता का ना। शिशु नाम अशिशु नाम च वस्ती कर्मम अमृतम यथा, शिशुओं तथा बड़ों के लिए वस्ती अमृत के समान गुणकारी होते हैं, ऐसा आचार्य काश्यप अपने को बोलते हैं। वस्ती नेत्र के क्या क्या वस्ती नेत्र घटक क्या कैसे बनता है? तो वस्ती नेत्र सोना, चांदी, ऋजु, तांबा ना, रीति, कांस्य, विषाणक, इन सबसे से किसी से भी बन सकता है, ठीक है ना। फिर वस्ती नेत्र का आकार कैसा होता है? सबको पता है, एकदम ऋजु सीधा होता है, गोपुच्छ समाकृति होता है, सुलक्षण मुखाला होता है, और गुड़ी का च्यूस गुड़ी का मुखानी, चरा कैसे बोलते हैं ना, एकदम सीधा होना चाहिए, गोपुच्छ के समान की आकृति का होना चाहिए, सुलक्षण होना चाहिए, ठीक है ना, गुड़ी का मुख होना चाहिए, ठीक है। वस्ती नेत्र में कितनी कर्णिकाएं होती है? 3 कर्णिकाएं होनी चाहिए भैया। कौन कौन सी कर्णिका? मूल भाग में 2 कर्णिकाएं होनी चाहिए, और 1 कर्णिका वस्ती नेत्र से 1/4, मैंने डायग्राम करीब, हाँ ये डायग्राम बना रखा है भैया यहाँ पे। ये वस्ती मूल है, वहां पे 2 कर्णिकाएं होगी, 1 और 2। फिर जो अग्रभाग है उससे 1/4 दूरी पे एक ऐसे कर्णिका होगी। 3 कर्णिका होगी। क्यों होती है कर्णिकाएं? वापस ना आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? फ्लो के रोकने के लिए ऐसे कुछ होती है भैया। फिर आती है क्या? 3 कर्णिका हो गई, 2 मूल भाग में कर्णिका हो गई, एक जो अग्रभाग होती है उससे 1/4 दूरी भाग पे हो गई। सॉरी। वस्ती की विधि क्या होती है? वाम पाद को एकदम सीधापन फैला देंगे, दक्षिण पैर को मोड़कर रखेंगे। ये क्यों करते हैं ऐसी पोजीशन? क्योंकि अग्नि, ग्रहणी, गुदा और वाम भाग, ये जो होते हैं सबके सब क्या होते हैं? वाम भाग में होते हैं, ये सारे के सारे एक लाइन में आ जाते हैं ना, इसलिए वस्ती में इस पोजीशन में दी जाती है। पुरुष को वाम पार्श्व शयन स्थिति में देंगे, स्त्री को भी वाम पार्श्व शयन स्थिति में देंगे, गर्भिणी को निब्ज अवस्था में देंगे, जिसको नीचेस्ट पोजीशन अपन कहते हैं, और उत्तर वस्ती जो होती है उत्तान अवस्था में दी जाती है, ठीक है। फिर वस्ती नेत्र का प्रमाण देखते हैं। वस्ती नेत्र आगे वाला जो कितने प्रमाण का होता है, तो अलग अलग आचार्य को, सॉरी, अलग अलग एज के अनुसार अलग अलग बताया गया है ना। आचार्य बोलते हैं 6 वर्ष का जो बालक होगा उसको 6 अंगुल लंबा वस्ती नेत्र का प्रमाण होगा, और वस्ती नेत्र का अग्रभाग का जो छिद्र होगा उसका आकार कैसा होगा? मूंग के समान होगा, ठीक है ना। 12 वर्ष का जो आयु का व्यक्ति होगा या 12 वर्ष के बालक होगा, उसमें 8 अंगुल जो होगा वस्ती नेत्र का प्रमाण होगा, और कलाई के समान जो होता है उसका क्या होता है? अग्रभाग का छिद्र होगा। 20 वर्ष के लिए 12 अंगुल जो नॉर्मल में अपन देते हैं, और करकंदू क्या करता है, तो मूंग, कलाई, करकंदू, ये उसका साइज होता है छिद्र का, और 6, 8, 12 अंगुल होता है ना। अभी डिटेल में एक एक अंगुल कैसे कैसे बढ़ेगा वो आगे देखते हैं ना। कहाँ लिखा है चरक का? लिखा है
6 से लेके जो 12 वर्ष है तो प्रति वर्ष कितना 1/3 अंगुल बढ़ाएंगे, ठीक है ना। चरक बोलते हैं कि 6 से लेके जो 12 वर्ष होता है, ठीक है ना, 6 वर्ष से लेके तो मतलब 7वें साल में कितना 6 अंगुल प्लस इसमें 1/3 अंगुल ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ये कितना 7 वर्ष में हो गया, 8 वर्ष में 6 अंगुल और 2/3 कर देंगे, ठीक है ना। फिर 3 तो 9 वर्ष में कितना हो जाएगा 7 अंगुल हो जाएगा, है ना। वैसे ऐसे बढ़ा के अपन ये कर देंगे। तो 6 से लेके 12 वर्ष तक के बीच में कितना बढ़ाना है अपने को 1/3 अंगुल बढ़ाना है, और 12 से लेके 20 वर्ष में कितना 1 अंगुल 1/2 मतलब आधा अंगुल बढ़ाना है, ठीक है ना। ऐसा अपन ने देखा था ना कि 6 से लेके 12 वर्ष के बीच में हर वर्ष जो प्रति वर्ष जो होता है 1/3 अंगुल प्रति वर्ष बढ़ाना चाहिए, और 12 से लेके 20 वर्ष तक आधा अंगुल प्रति वर्ष बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे करके अपना 6 8 12 हो जाएगा। मूंग कलाई करकंदू अपने को याद होता है, ठीक है। ये अपन ने देख लिया कि अपना वस्ती नेत्र का प्रमाण देख लिया चरक के अकॉर्डिंग। अब अपना आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। सुश्रुत ने 4 दे दिए पहले, तो पहले बोला 1 वर्ष, फिर दूसरा बोला है 8 वर्ष, फिर बोला है 16 वर्ष, 25 वर्ष, है ना। ये याद रखना है। उन्होंने क्या बोला था 6 12 20 बताया था चरक ने, इन्होंने क्या बताया है 1 8 16 और 25 वर्ष। 1 वर्ष में 6 अंगुल सेम टू सेम बोलते हैं कि 6 अंगुल का रख लो। फिर 8 वर्ष में जो होता है वो कितना 8 अंगुल बोलते हैं, ठीक है ना। 16 वर्ष में कितना बोलते हैं भैया 10 अंगुल बोलते हैं, और 25 वर्ष जो वयस्क होता है उसमें कितना बोलते हैं 12 अंगुल बोलते हैं। नेत्र अग्र छिद्र का प्रमाण क्या होता है मूंग माश कलाई करकंदू या कोलास्थी। मूंग माश कलाई कोलास्थी ये किसका है सुश्रुत का है। चरक का क्या था मूंग कलाई करकंदू था। सुश्रुत का 4 एक्स्ट्रा, तो ऑब्वियसली मूंग के साथ मांस फंसाना ही पड़ेगा, तो मूंग मांस कलाई, और आखिरी में करकंदू की जगह क्या दे दिया ना कोलास्थी दे दिया है, ठीक है। वाग्भट सर और बकचोदी करते हैं। बोले 1 वर्ष का अगर कोई बालक है तो उसको 1 वर्ष में 1 अंगुल, ऐसे करके 5 वर्ष तक 5 अंगुल, एक एक अंगुल बढ़ाते रहो। मतलब 1 वर्ष वाले बालक में 1 अंगुल, 2 वर्ष वाले में 2 अंगुल, 3 वर्ष वाले में 4 3 अंगुल, 4 वर्ष वाले में 4, 5 वर्ष वाले में 5, या तो इन पूरे में 5 अंगुल, 1 से लेके 5 वर्ष तक में 5 अंगुल यूज कर लो। कंट्रोवर्शियल कभी पेपर नहीं आता, श्लोक में सही से अलग अलग टीकाकार अलग मतलब। फिर जहां से 6 से आता है अपने को 1 से लेके 6 वर्ष, अच्छा 1 वर्ष को 5 अंगुल देते हैं या 1 अंगुल ऐसे करते हैं। 1 से लेके 6 वर्ष तक का जो बालक है उसमें 6 अंगुल यूज करेंगे, ठीक है ना। यही इसको छोड़ दो, यहीं से अपन चालू करेंगे। फिर 7 वर्ष में 7 अंगुल हो जाएगा, ठीक है ना, मास के समान होगा। और फिर आता है 12 वर्ष। 12 वर्ष में कितना होता है वही चरक का कॉपी किया। अच्छा इसका ऐसा बनाया था मैंने, रुको बहुत दिन हो गए ना, इसको मिटाड़ो। पहले तो लिखो वाग्भट का जो है ना चरक का सेम टू सेम कॉपी। चरक ने क्या लिखा है देखो, इधर से मिला जाओ। 6 वर्ष में 6 अंगुल मूंग के समान डिक्टो कॉपी। 12 वर्ष में 8 अंगुल कलाई के समान डिक्टो चरक का कॉपी। 20 वर्ष में 12 अंगुल, सॉरी 12 वर्ष में 8 अंगुल शुष्क कलाई डिक्टो कॉपी। 20 वर्ष में 12 अंगुल करकंदू डिक्टो कॉपी। चरक का डिक्टो तीनों के तीनों कॉपी कर दिया है। इसके बीच में एक एक या इसके ऊपर एक एक चीजें फंसा दी, ठीक है ना। तो दूसरे कलर से जो मैं डायमेंशनल बना रहा हूं वो अपने किसका हो जाएगा, जो वाग्भट का स्पेशल है। वाग्भट बोलते हैं 1 से 6 वर्ष से पहले 1 वर्ष में 5 अंगुल बता दिया, ठीक है ना, ये वाग्भट स्पेशल है। फिर जो 6 के बाद जो 7 वर्ष में 7 अंगुल है ये स्पेशल बता दिया, ठीक है ना। फिर 16 वर्ष में 9 अंगुल है, एक ये स्पेशल बता दिया, ठीक है ना। कुछ नहीं किया, चरक का भी जोड़ के आओगे तो 16 वर्ष में 9 अंगुल ही रहेगा, ठीक है ना। मूंग मास शुष्क कलाई क्लिनिक कलाई करकंदू वाग्भट का चरक के जैसा ही है, बस चरक ने जो 3 बताए थे ना एक एक बीच में कुछ कुछ घुसा दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो एक ऐसा भी पूछ सकता है 6 वर्ष में 6 अंगुल माना है चरक ने, 7 वर्ष में 7 अंगुल माना है वाग्भट ने, 8 वर्ष में 8 अंगुल माना है किसने सुश्रुत ने। ऐसा भी कभी पूछ सकता है, वैसे तो नहीं पूछेगा पर तुम लोग बना लोगे किस किस के अकॉर्डिंग क्या क्या होता है। तो ये क्या हो गया भैया अपना वस्ती नेत्र का प्रमाण हो गया जो अपन ने देख लिया भैया। मूंग मुदग कलाय करकंदू ये चरक का है। मुदग मास कलाय और क्या बोलते हैं कोलास्थी ये सुश्रुत का है। चरक फिर वाग्भट ने तो मूंग कलाय करकंदू चरक का सेम टू सेम कॉपी किया है। इसके अलावा एक वर्ष के लिए 5 अंगुल बता दिया है, 7 वर्ष के लिए 7 अंगुल और मास बता दिया है, और 16 वर्ष के लिए 9 अंगुल बता दिया है, प्लेन नकलाय बता दिया, ठीक है। चरक का अपन ने देख लिया है। 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक 1/3 अंगुल प्रति वर्ष बढ़ाना चाहिए, ठीक है। उसके अतिरिक्त क्या बोला है 12 से लेके 20 वर्ष तक आधा अंगुल बढ़ाना चाहिए। पता है अपने को ये वस्ती का मूल जो होता है कितना अंगुष्ठ प्रमाण का होता है, देखा अपन ने वस्ती का मूल अंगुष्ठ प्रमाण का होता है। वस्ती का अग्र जो होता है कनिनिष्ठ का प्रमाण होता है, ठीक है ना। डायग्राम भी मैंने बना रखा है। वस्ती का मूल ये अंगुष्ठ प्रमाण का होना चाहिए, और अग्रभाग जो होता है क्या कनिनिष्ठ का या कनिष्ठ का जो अपनी उंगली होती है उसके प्रमाण का होना चाहिए, ठीक है ना। नियम क्या है भैया वस्ती देने के, तो वस्ती देने के नियम जो होते हैं अनुवासन वस्ती भोजन करने के तुरंत बाद होते हैं ना। सुश्रुत ने इसके लिए टर्म यूज कर दिया है आद्र पाणिनम, खाना खाने के बाद हाथ भी मत दो और पहले क्या अनुवासन वस्ती लगवा लो। निरुवस्ती क्या होती है भूखे पेट या जीर्णान्न, दोनों टर्म याद रखना, निराहार या जीर्णान्न में यूज करते हैं।
निरीह वस्तु की विधि क्या होती है भैया? प्रशस्त नक्षत्र मुहूर्त योगे जीर्ण अन्न एक अग्र उपक्रमित, ठीक है ना। अन्न के जीर्ण होने पर क्या पूरा जो खाना है पेट में पूरा पूरा खाना पच जाना चाहिए, तभी अपने को क्या देना है? निरूह वस्ती देना है। फिर वस्ती आयुष्मान कालो कुशलो विद्यात, वस्ती की संख्या हमेशा क्या होती है? विषम संख्या में अपने को वस्तियां देनी चाहिए, ठीक है ना। वस्तियां विषम मतलब अल्टरनेट, एक अनुवासन एक निरूह ऐसे देनी चाहिए। वस्तियों के भेद कितने होते हैं? चरक ने वस्तियों के प्रमुख 3 भेद माने, कौन कौन से? आस्थापन, अनुवासन और उत्तर वस्ती। सुश्रुत ने वस्ती के केवल 2 भेद माने, ठीक है ना। आस्थापन क्या होता है? इस वस्ती में दोष और द्रव्यों के अनुसार विविध औषधियों के क्वाथ आदि को सिद्ध करके प्रयोग करके आस्थापन वस्ती देते हैं। अनुवासन वस्ती, इस वस्ती में स्नेहार्थ दोष और रोगों के अनुसार औषधियों से सिद्ध स्नेह इसमें दिया जाता है, वो इसलिए औषधियों से सिद्ध स्नेह किसमें देंगे? अनुवासन में देंगे। उत्तर वस्ती, जिन वस्ती में वस्ती द्रव को मूत्र मार्ग और योनि मार्ग द्वारा दिया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? उत्तर वस्ती कहते हैं। संख्या भेद से कर्म काल योग वस्ती अपन देखते हैं 3 प्रकार की होती है संख्या भेद से, कर्म वस्ती, काल वस्ती, योग वस्ती। कर्म वस्ती में 30 वस्तियां होती है, काल वस्ती में 16 होती है, योग वस्ती में कितनी होती है? 8 होती है। वाग्भट ने क्या कर दिया? काल वस्ती में 16 की जगह 15 रख दिया है, सेम टू सेम रख दिया है, ठीक है ना। क्या होती है भैया? सबको पता है भैया। पहले अपन क्या देते हैं? कर्म वस्ती में पहले क्या देंगे? एक अनुवासन देंगे, उसके बाद एक एक अल्टरनेट दे देंगे और आखिरी में 5 अनुवासन लगातार देंगे, ठीक है ना। तो कर्म बस्ती में पहले दिया अपन ने क्या? अनुवासन, फिर अनुवासन, फिर निरूह, अनुवासन, निरूह, अनुवासन, निरूह, अस्तवन, ऐसे करके क्या देंगे भैया अपन? तो 30 जो होगा इसमें 12 निरूह 12 अनुवासन देंगे, फिर एक पहले वाली अनुवासन 5 अनुवासन, तो टोटल अगर पूछे तो 12 अनुवासन 12 निरूह और 18 अनुवासन इसमें देंगे, पता है अपने को भैया। फिर काल बस्ती में 6 निरूह 6 अनुवासन देंगे, फिर एक अनुवासन स्टार्टिंग जब करेंगे तब देंगे और आखिरी में 3 अनुवासन बच जाएंगे तो देंगे, ठीक है। योग बस्ती में 3 निरूह 3 अनुवासन, एक एक आगे पीछे अनुवासन देंगे, सारा अपने को रटा हुआ है, ठीक है ना। फिर मैंने लिख भी दिया था टेबल में, कर्म वस्ती में 30 टोटल वस्तियां होती है, 12 निरूह और 18 अनुवासन होती है। कर्म वस्ती में 16 होती है, 6 निरूह 10 अनुवासन होती है। योग वस्ती में 8 टोटल होती है, 3 निरूह और 8 अनुवासन होती है। सब में अनुवासन ज्यादा होगा, है ना। प्लान भी मैंने लिख रखा था कि पहले दिन अनुवासन देंगे, सेकंड दिन भी अनुवासन देंगे, फिर निरूह अनुवासन, निरूह अनुवासन, निरूह अनुवासन, और आखिर में 5 जो है वो क्या दे देंगे? अनुवासन दे देंगे। काल वस्ती में पहली अनुवासन, दूसरी अनुवासन, निरूह अनुवासन, निरूह अनुवासन ऐसे करेंगे और लास्ट में 3 जो है अनुवासन दे देंगे। योग वस्ती में पहली अनुवासन, दूसरी अनुवासन, तीसरी निरूह, चौथी अनुवासन, 5वीं निरूह, ऐसे करके आखिरी में एक अनुवासन दे देंगे, ठीक है। ये क्या किया हो गया अपना भैया? कर्म वस्ती, काल वस्ती, योग वस्ती। कर्म जो वस्ती होती है कितनी होती है? 30 होती है टोटल, काल वस्ती 16 होती है और योग वस्ती कितनी होती है? 8 होती है, ठीक है। ये तूने फिर ऐसा बात, लिखा है फर्स्ट अनुवासन सेकंड अनुवासन, हाँ ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, पता क्या होता है? मतलब क्या होता है? पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन ये फर्स्ट अनुवासन होती है ना, पहले दिन अपन अनुवासन देते हैं, हाँ दूसरे दिन से अपन निरूह चालू कर देते हैं, तो वो निरूह नहीं यार, अनुवासन निरूह अनुवासन होगा। हमारे इधर यहाँ पे जो पंचकर्मा प्रैक्टिस करते हैं ना, पहले अनुवासन फिर निरूह फिर अनुवासन, वो अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग देते होंगे शायद। हाँ मेरा तो फिर दोनों पर चक्रपाणी जैसे साहब जैसे में यही लिखा है, अपनी चक्रपाणी की जो टीका है ना, हम्म, उसमें ये वाला लिखा है निबंध संग्रह में। अच्छा, ठीक है ठीक है, मुझे चलो पहले ऐसा लगता था भाग, यार, अपनी अपनी नोट में भी लिखा हुआ है, ठीक है सर। अच्छा ठीक। काल बस्ती 15 होती है, एक निरूह को कम कर दिया, योग बस्ती 8 होती है, बराबर पता है अपने को। सुश्रुत का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुश्रुत ने केवल 2 प्रकार की बस्ती बताई है, एक बोला है नेरोहिक, एक बोला है स्नेहिक। नेरोहिक बस्ती को क्या बोलते हैं? आस्थापन बोलते हैं, और स्नेहिक बस्ती को क्या बोलते हैं? अनुवासन बोलते हैं। निरूह, आस्थापन, शोधन इसके पर्याय होते हैं। शरीर से दोष निवारण के लिए अपन निरूह बस्ती देते हैं। और इसका वेरी इंपॉर्टेंट जो होता है आस्थापन, इसका नाम आस्थापन क्यों होता है? स्थापन किसका? आयु का स्थापन करती है, आयु को स्थिर रखती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? सॉरी, आस्थापन इसका नाम पड़ा हुआ है। मुख्य कर्म क्या होता है? लेखन, शोधन, ये सब इसका कर्म होता है। सुश्रुत का वेरी इंपॉर्टेंट है माधुतिलिक वस्ती, इन्होंने बोला है यापना युक्तरत वस्ती, सिद्धरत वस्ती, सबके अपन ने कंटेंट याद कर रखे, अभी नीचे याद करेंगे, ठीक है ना। प्रमेय में, कुष्ठ में, उदर रोगी में ये दे सकते हैं। स्नेह वस्ती, स्नेह वस्ती, अनुवासन वस्ती इसका पर्याय होता है शरीर के अंदर रहने पर भी दूषित नहीं होती, अतः अनुवासन वस्ती प्रतिदिन दी जा सकती है, ठीक है ना। अनुषम इसको यूज करते हैं। मुख्य कर्म क्या होता है? इसका भ्रंगण करने के काम आती है। भेद क्या होता है? मात्रावस्ती इसका भेद होता है, ठीक है ना। मात्रावस्ती अपन देखते हैं, सर्वकाल निरत्याय को मात्रावस्ती बोलते हैं। प्रमेय, कुष्ठ, उदर, स्थूल, ये 3 जो जाड़िये वाले रोग होते हैं ना, सारे उपाकस ऐसे अपन देखते हैं अपन, ठीक है ना। उदर रोग, प्रमेय, कुष्ठ रोग और स्थूल रोग, इन चारों में जो होता है क्या? अनुवासन वस्ती सर्वथा निषेध है, ऐसा किसने बोला है? आचार्य सुश्रुतम ने बोला है। फिर 2 वस्ती अपन पढ़ते हैं, सर्वकाल देया, सर्वकाल नियत्य। सर्वकाल देया यापनावस्ती के लिए बोला सुश्रुत ने, और सर्वकाल निरत्य या मात्रावस्ती के लिए बोला, आगे देखेंगे अपन।
ये अपना वस्ती का अपन ने थोड़ा सा पढ़ लिया। अब एक एक वस्ती को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आस्थापन पढ़ते हैं। चरक क्या बोलते हैं? सदोष निरहरणात् शरीर दोष निरूहणात् निरूहम वय स्थापनात् आयु स्थापनात् आस्थापन। संपूर्ण शरीर में रहने वाले दोषों के संचय को निकालकर सभी प्रकार के रोगों को शांत कर देती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? निरूवस्ती कहते हैं। ठीक है ना। वय की स्थापना करने के कारण इसे क्या कहते हैं? आस्थापन कहते हैं। ठीक है ना। निरू और आस्थापन शब्द जो होते हैं परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं? पर्याय होते हैं। आयु स्थापना निर्वृत्त्यर्थम तत्विकल्पम माधुतेलिकम तस्य पर्याय यापना युक्त सिद्धि होती है ना। ये माधुतेलिक वस्ती ऐसा बोलते हैं कि ये निरू का सॉरी आस्थापन अस्थि का एक टाइप होता है। इसी के पर्याय के रूप में यापना वस्ती और युक्त अस्थि अपन बोल सकते हैं या सिद्ध वस्ती इसको बोल सकते हैं। तो एक ट्रिक मैंने लिखी थी, यो यो हनी सिंह, है ना। यो से यापना युक्त आ जाएगा, सिंह से क्या आ जाएगा? सिद्ध वस्ती आ जाएगा। हनी से कुछ नहीं होता है ना, या हनु से माधुतलिक वस्ती ले सकते हो चार कर, है ना। या तो माधुतलिक वस्ती के तीन उपनाम या तीन प्रकार बताए गए, यापना वस्ती, युक्तरत वस्ती, सिद्ध वस्ती। ये तीनों क्या होते हैं? स्थापन या आस्थापन वस्ती के प्रकार होते हैं, निरूवस्ती के प्रकार होते हैं। ऐसा आचार्य सुश्रुत बोलते हैं। सुश्रुत स्पेशल है ना, लिख लेना भैया इसका, सुश्रुत स्पेशल। चलो, यापना युक्तर तो सिद्धरस वस्ती इसी वस्ती या माधुतलिक वस्ती के पर्याय या निरू के पर्याय होते हैं। माधुतलिक के पर्याय याद रखो ना। माधुतलिक जो होते हैं यो हनी, हनी या माधुतलिक के पर्याय क्या होते हैं? यो हनी सिंह। यो से यापना युक्तरत और सिंह से सिद्ध वस्ती, किसके? निरू वस्ती या माधुतलिक वस्ती के पर्याय होते हैं। आचार्य चरक के अनुसार देखते हैं आस्थापन के योग्य रोगी कौन, किस किस को आस्थापन अपन दे सकते हैं और किस किस को आस्थापन नहीं दे सकते। तो देने वाले तो अपने को याद नहीं रखने भाई, सारे वात रोग, सर्वांग रोग, गुलमर्द, क्षय, एकांग, शूल, विषम अग्नि, कुक्षी, हृदय रोग, स्पीक, फलाना डिमका, बलवंत, क्षय, इन सब में दे देंगे ना। उदावत, प्रतिकर्ता, सारी बात वाली कंडीशन में दे देंगे। ठीक है। क्या किस किस में नहीं देंगे ये अपने को याद रखना है। तो कौन कौन सी कंडीशन में नहीं देंगे? तो अजीर्ण में, अजीर्ण में केवल वमन देखते हैं, याद रखना है ना। आपको सदमा लगा ऐसे करके अपन याद रखेंगे। तो अजीर्ण में, अति स्निग्ध में, पीत स्नेह में, ओब्वियसली जो उसने तुरंत स्नेह पिया हो, बहुत ज्यादा स्निग्ध हो गया, उसमें अपन क्या देंगे? निरूवस्ती नहीं देंगे। ठीक है ना। उत्कृष्ट बहुत ज्यादा दोस्त थे तो भी नहीं देंगे, अल्पाग्नि में भी नहीं देंगे। ठीक है ना। क्यों? अगर अजीर्ण, अति स्निग्ध, पीत स्निग्ध इन तीनों में दे देंगे तो क्या लग जाएगा? दूषोदर, मूर्छा, शोथ, ये सारे रोग हो जाएंगे। ऐसा अपन देखते हैं उसकी रीजनिंग में। उत्कृष्ट दोष या अल्पाग्नि में अगर दे देंगे तो तीव्र अरुचि हो जाएगी या दिक्कत हो जाएगी। या अनक्लांत में अगर दे देंगे तो क्या हो जाएगा? शरीर में शोष हो जाएगा उसके बहुत ज्यादा। ठीक है। अति दुर्बल, क्षत, तृष्णा विष्णा, अतिग्रस, इनमें तो सभी निषेध होते हैं। शरीर को सुखा देगी, शोष कर देंगे। भुक्त भुक्तम, वेरी वेरी, खाना खाने पानी पीने के अगर बात दे देंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? स्त्रोतोभंश हो जाएगा। ठीक है ना। खाना खाने पानी पीने के बाद वमन, विरेचन, नस्य, इनके अगर किसी के भी पश्चात अपन क्या दे देंगे? निरू दे देंगे तो स्त्रोतोभंश हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए खाना खा के और पानी पी के कभी भी निरू नहीं देना चाहिए। क्या हो जाएगा? स्त्रोतो विभ्रंश हो जाएगा। श्वास को सिक्का में भी नहीं देते, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। निरूवस्ती श्वास को सिक्का में नहीं देंगे, है ना। क्यों? उत्कृष्ट कफ वाली कंडीशन होगी, श्वास को सिक्का इनमें नहीं देंगे। क्यों होगा? इनमें अगर देंगे तो दोष क्या हो जाएंगे? ऊर्ध्वगामी हो जाएंगे, ऊपर की ओर चले जाएंगे। ठीक है। बद्धोदर, छिद्रोदर, जलोदर, इनमें भी निरूवस्ती नहीं देते हैं। ठीक है ना। क्यों नहीं देते हैं? अगर इनमें अगर तुम दे दोगे निरूवस्ती तो वात कुपित हो जाएगी और कष्टकारी आद्यमान उत्पन्न कर देगा। बद्धोदर, छिद्रोदर, जलोदर। फिर कौन सा? क्रुद्ध, भीत, मदमूर्छित व्यक्ति, अगर कोई बहुत ज्यादा गुस्से में है, डरपोक है, मदमूर्छित है, मत मूर्छित है, उसको देने से ऊर्ध मार्ग से रोग बाहर निकल जाएंगे। ठीक है ना। मतलब उल्टियां भी करवाने लग जाएगा, इसलिए उसको भी नहीं देना है। और किस किस को नहीं देना भैया? अलसक, विसूची, काम दोष में भी नहीं देना है। अलसक, विसूची, काम दोष है, इस कंडीशन में अगर तुम निरूवस्ती दे दोगे तो क्या हो जाएगा? आम की बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। सुतिका में आस्थापन निषेध है भैया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सुतिका में वैसे सारा पंचकर्मा निषेध होता है। सुतिका में क्या होता है? आस्थापन जो होता है निषेध होता है। आस्थापन सुतिका को नहीं देते। मधुमेह, कुष्ठ, ये लिख लेना यहाँ पे। मधुमेह और कुष्ठ चरक ने जो होता है निषेध बोला है कि ये होता है, लेकिन सुश्रुत बोलते हैं कि मधुमेह और कुष्ठ में निरूवस्ती दे सकते हैं, याद रख लेना। प्रसक्त छर्दी में भी नहीं देना है भैया, इतनी ज्यादा उल्टी हो रही, नीरू दे देंगे तो क्या आ जाएगा? ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। निष्ठिविका में भी नहीं देना है। आद्यमान, अतिसार में भी नहीं देना है। ठीक है ना। अतिसार हो रहा है इतना ज्यादा, निरूवस्ती दे देंगे ना तो इसकी फाइल नहीं पड़ जाएगी, है ना। अतिसार में निषेध होता है, शुद्ध अतिसार में क्या होता है? योग्य होता है। तो क्या क्या अपन ने देखा था भैया? अजीर्ण में, अति स्निग्ध में, पीत स्नेह, इन तीन चीजों में क्या देंगे अपन? आस्थापन नहीं देंगे भैया, वरना क्या? दुष्योदर, मूर्छा, शोथ, ये तीनों रोग उत्पन्न कर देंगे। कोई किसी के उत्कृष्ट दो से बहुत ज्यादा अल्पाग्नि है, यान से क्लांत है तो भी नहीं देंगे। ये तो बन जाएगा ना, उत्कृष्ट, अल्पाग्नि, यान, क्लांत, अति दुर्बल, क्षुत, तृष्णा, अतिक्रस, भुक्त, भक्त, पीतोदक, सब बन जाएगा ये वाला। फिर अपने को याद कहाँ से करना है? ये मेन मेन व्याधि याद रखना है ना। बद्धोदर, छिद्रोदर, जलोदर, तीन, या उदर रोग मान लो, उदर रोग में नहीं देते ना। बद्धोदर, छिद्रोदर, जलोदर, इन तीनों में भी नहीं देते। श्वास को सिक्का में नहीं देते। वमन, विरेचन, नस्य में नहीं देते।
निरुवस्ती याद रखना, किसी भी पंचकर्मा के बाद निरुवस्ती देते ही नहीं, यानी वैसे पंचकर्मा का मैंने इधर टेबल में लिख रखा है, अभी देख लेंगे एक साथ। फिर क्रुद्ध भी ये भी बन जाएगा। फिर किसमें, अलसक विसुचु कामदोष, तो तीन पेट वाली कंडीशन में अलसक विसुचु कामदोष जो अपन पढ़ते हैं ना चरक विमान 2 में, त्रिविध कुक्ष अध्याय में, वो तीनों में भी क्या निरू के निषेध होता है। बाकी सुत्ती का रोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुत्ती का रोग में निरू कभी जिंदगी में नहीं देना है। मधुमेह कुछ जो बड़ी व्याधि है, सुश्रुत बोलते हैं देते हैं, चरक बोलते हैं नहीं देते हैं। प्रसक्त छर्ती अध्यमान अतिसार याद रखना, बाकी ये भूल भी, अध्यमान अतिसार में भी निरू नहीं देते। फिर यह मैंने पंचकर्मा में लिखा है, मंदाग्नि जो होती है उसमें ओनली वमन कर्म कराती है, यहाँ पे अजीर्ण भी लिख लो स्लैश करके, अजीर्ण और मंदाग्नि में केवल क्या वमन करवा सकते और कुछ नहीं करना है। वमन में दो पंचकर्मा के अयोग्य होते हैं, वमन में आस्थापन अनुवासन नहीं करते हैं केवल, ठीक है। विरेचन में केवल एक निषेध होता है कि निरू नहीं करते हैं। वस्ती में तीन पंचकर्मा के अयोग्य होते हैं, वमन विरेचन नस्य, किसी के भी कोई भी वमन कराया हुआ, विरेचन कराया हुआ, नस्य कराया हुआ ना, स्नेह कराया हुआ, ये सब इसमें वस्ती नहीं देते हैं। नस्य में केवल दो निषेध होते हैं, विरेचन और अनुवासन, है ना, बाकी सब नस्य में दे सकते हैं, ऐसा मैंने पंचकर्मा लिखा हो तो है ना। तो मंदाग्निया अजीर्ण वाली कंडीशन में केवल वमन कराते हैं। वमन में दो पंचकर्मा निषेध होते हैं, क्या क्या, स्थापन अनुवासन। विरेचन में केवल एक होता है, विरेचन में निरू निषेध होती है खाली, बाकी सब दे सकते हैं। और वस्ती में तीन निषेध होते हैं, वमन विरेचन और नस्य, और नस्य में दो निषेध होते हैं, अनुवासन और विरेचन, ठीक है। फिर वस्ती के गुण क्या होते हैं भैया, तो वस्ती के गुण क्या होते हैं, वस्ती वही स्थापना नाम, वस्ती वही का स्थापन करती है। सुख आयु बल अग्नि को देती है। मेधा स्वर और वर्ण को करने वाली होती है। सर्व अर्थकारी होती है। शिशु वृद्धि यूनानाम निरत्यय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिशुओं में, वृद्ध में, युवाओं में, तीनों में क्या होती है, निरत्यय करने वाली होती है, रोगों को दूर करने वाली होती है। सर्व गदा अपहष्ट होती है ना, शिशु नाम, वृद्ध नाम, यूना नाम किसके लिए आता है, निरुवस्ती के लिए आता है। फिर और क्या देखते हैं भैया, तो क्या क्या निकालती है भैया ये, विट श्लेष्म पित्त अनिल मूत्रकर्षी, दाढ़ शुक्र बल प्रदकम, विशस्कम स्थितम, दोषचय सर्वान विकारात शमियेत, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ना। दोषानुसार जो होती है विट का, विट के बाद क्या निकलता है इसमें, विट, फिर श्लेष्म, फिर पित्त, फिर अनिल और फिर मूत्रकर्षी, ऐसा किसके लिए कहा गया है, चरक के लिए। सीक्वेंस भले इंपॉर्टेंट नहीं रखना, सुश्रुत का सीक्वेंस देखेंगे अपन नीचे क्या क्या होता है, ठीक है। विपद दोषां विकारां शमेत निरो, ठीक है। दोषानुसार निरुवस्ती क्या देते हैं भैया, एको अपकर्षम अनित्यम, स्व अपगमी पित्तम द्विवेदु कफस्थिरन, कुछ नहीं। प्रथम जो वस्ती देती है वो क्या करती है, वायु को बाहर निकाल देती है। दूसरी बार जो वस्ती देते हैं वो पित्त को बाहर निकाल देती है। तीसरी बार जो होती है वो कफ को बाहर निकाल देती है। कोई नहीं पूछता है, सीक्वेंस भी सही नहीं है ना। ऐसा बोलते हैं कि पहली बार जो एक वस्ती देंगे वायु को निकालेगी, फिर अगले दिन दूसरी वस्ती देंगे निरो, वो पित्त को निकालेगी, तीसरे दिन वाली कफ को निकाल देगी। फिर वाग्भट ने पूतो यवानी कल्क बताया था, मैंने बताया था पूतो यवानी कल्क किसकी मौलिक देने है, किसकी, किसके, किसने स्पेशल इसका वर्णन किया है, तो वाग्भट साहब ने किया है। पूतो यवानी फल विल्व कुष्ठ वचा शताने घन पिपल्याय, यही यही कहीं कल्क का उल्लेख न हो। कोई बोल रहा है कि वस्ती में कहीं कल्क का उल्लेख नहीं है कि क्या डालना है, तो वाग्भट ऐसा बोलते हैं पूतो यवानी कल्क डाल दो, ठीक है ना। अष्टांग हृदय ने पूतो यवानी कल्क का प्रयोग बताया। कितने ड्रग होते हैं इसमें, 8 ड्रग होते हैं। बिम कुशवा घन पिपली ऐसे करके अपन याद करते थे भैया, कौन सा, बिम कुशवा घन पिपली या धन पिपली, ठीक है ना। तो घून बीम, बी से क्या आ जाएगा भैया अपना, इसकी बिम्बी दिख रहा है क्या, बिल्व होता है, बी से होता है बिल्व, म से होता है मदन फल, कु व सा, कु से कुष्ठ, व से वचा, स से होता है शतहा जिसको अपन बोलते हैं सौंफ, घन से घन होता है, पिपली से पिपली होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, बिम कुशवा घन पिपली जो होता है पूतो यवानी कुल में होता है। पूतो यवानी तो होता है ये नाम में है ना, तो पूतो को वानी पुबिम बिम कुशवा घन पिपली इसमें होता है। अच्छा, क्या फिर लिखी थी? वस्ती में ये वाले बिम कुवसा या कुशवा घन पिपली। ओके। वस्ती में औषधों को मिलाने का क्रम या मिलाने का क्रम क्या क्या होता है, सबको पता है भैया अपने को है ना, मधु फिर लवण। पहले मधु और लवण को एक साथ अच्छे से पीसते हैं, फिर उसमें क्या मिलाते हैं, स्नेह मिलाते हैं, स्नेह करके अपन याद कर लेते हैं, स्नेह, स्नेह कल्क, और आखिरी में क्या आ जाएगा, क्वाथ, सबसे एंड में क्वाथ डालते हैं। वस्ती यंत्र द्वारा प्रयोग किया, माक्षिकम स्नेहम कल्क क्वाथम इति क्रमात् अष्टांग हृदय का श्लोक अपने को याद है। नीरुवस्ती की मात्रा कितनी है, तो भैया वेरी वेरी अपनी को रटी हुई है भैया। एक वर्ष में अपन क्या एक पल यूज करते हैं, आधा प्रतिशत अपन पल में याद करते थे ना। एक वर्ष में एक पल, फिर 12 वर्ष तक एक एक पल बढ़ाते जाना है, मतलब 12 वर्ष में कितने आ जाएंगे, 12 पल आ जाएंगे। फिर 12 वर्ष के बाद 18 वर्ष तक दो दो पल बढ़ाना है, मतलब 13 वर्ष में 14 पल, 14 वर्ष में 16 पल, 15 वर्ष में 18 पल, 16 वर्ष में 20 पल,
17 पल में 17 वर्ष में 22 पल और 18 वर्ष में 24 पल ऐसे हो जाएंगे, है ना। तो 18 वर्ष में जो होती है सबसे उत्तम मात्रा जो होती है 24 पल वाली अपनी क्या होती है, निरुवस्ती की मात्रा होती है, ठीक है ना। इसी को प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेंगे अपन। 18 से लेकर 70 तक कांस्टेंट मात्रा होती है कितनी, 12% या 24 पल। 70 वर्ष से अधिक हो जाए तो उसकी मात्रा अपन थोड़ी सी कम कर देते, कितनी कर देते, 16 पल। 16 वर्ष के बराबर मतलब कितनी, 20 पल कर देते हैं ना, 10% या 20 पल कर देते हैं। तो अपने से पूछा जाएगा कि 70 वर्ष से अधिक व्यक्ति होता है उसमें निरूह की मात्रा कितनी होती है, तो 16 वर्ष के समान होती है, मतलब कि 10% होती है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं निरूह वस्ती में क्या क्या जो होते हैं, कितना कितना डालते हैं। तो चरक बोलते हैं औषध द्रव्यों का अगर क्वाट डालना है ना, औषध द्रव्यों का क्वाट डालना है, कितना कितना कौन कौन सी व्याधि में कितना कितना डालना है ना। तो औषध द्रव्यों का क्वाट, वातज विकृति में क्या डालेंगे अपन, स्नेह कितना डालेंगे, पित्तज विकृति में स्नेह कितना डालेंगे, और कफज वाले में स्नेह कितना डालेंगे। तो क्वाथ अपन बना रहे हैं, उस क्वाथ में अपन क्या कितना कितना भाग स्नेह मिला रहे हैं या कितना कितना वो मिला रहे हैं। तो देखते हैं भैया कितना कितना स्नेह मिला रहे हैं। वात वाले में सबको पता है वातज विकृति तो स्नेह ज्यादा मिलाएंगे, मतलब 1/4 भाग मिलाएंगे। पित्तज वाले में 1/6 मिलाएंगे, और कफज वाले में 1/8 मिलाएंगे, ठीक है ना। और औषध द्रव्यों में क्वाथ कितना मिलाना है, तो क्वाथ 1/5 मिलाएंगे, ठीक है ना। स्वस्थ व्यक्ति में क्वाथ 1/5 मिलाएंगे, ठीक है। फिर अपन देखते हैं क्या, सुश्रुत बोलते हैं, सुश्रुत बोलते हैं स्वस्थ में कितना क्वाथ मिलाना है और स्वस्थ में कितना स्नेह मिलाना है। तो क्वाथ मिलाना है 1/4 और स्वस्थ में स्नेह मिलाना है 1/5, ठीक है ना। तीनों दोषों का प्रकोप हो तो कल कितना मिलाना है 1/8। सुश्रुत ने अलग ही कुछ बकचोदी बता दी है, ठीक है ना, कि अगर स्वस्थ व्यक्ति है और उसमें तुम्हें क्वाथ डालना है तो 1/5 डालो। स्वस्थ व्यक्ति है और उसमें तुम्हें स्नेह डालना है, सॉरी, स्वस्थ व्यक्ति है क्वाथ है तो उसमें 1/4 भाग डाल दो। स्वस्थ व्यक्ति है और उसमें तुम्हें स्नेह डालना है तो 1/5 भाग डाल दो। और स्वस्थ व्यक्ति है, सॉरी, तीनों दोष का प्रकोप है और उसमें तुम्हें क्या डालना है, कल्क डालना है। तो कितना कल्क डालेंगे, 1/8 भाग डालेंगे। ये कहीं ना कहीं पीजी में प्रश्न आया है, मैंने लिख रखा है उस समय, सब भूल गया है, लेकिन अपन फिर से याद करने की कोशिश कर रहे हैं। निरुवस्ती में क्या क्या कितना कितना डालते हैं, तो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर क्वाथ तुम्हें डालना है तो चरक क्वाथ 1/5 डाल रहे हैं। फिर स्नेह में तीनों दोषों में अलग अलग डाल रहे हैं, वातज में 1/4, पित्तज में 1/6, कफज में 1/8, ठीक है ना। फिर सुश्रुत ने वाइस वर्सा कर दिया है, वो क्वाथ 1/5 डाल रहे हैं तो सुश्रुत बोलेंगे मैं 1/4 डालूंगा और स्नेह 1/5 डालूंगा। बाकी जो कल के डाल रहा हूँ वो 1/8 डाल रहा हूँ, ऐसे याद रख लें, ठीक है। शेष चरक के समान बताएं सुश्रुत ने सारा सारा कैसे डालना है। बाकी द्वादश प्राश्रत घटक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द्वादश प्रसरत या 24 पल वाली वस्ती होती है उसमें घटक क्या क्या डालेंगे, सॉरी, क्वाथ, कल्क, स्नेह, मधु और सिंधव, ऐसे करके अपन क्या बदला लेंगे, सारे के सारे 5 चीज इसने उल्टा लिख रखा है ना, मधु सिंधव फिर स्नेह का क्वाथ उल्टा लिख दिया है ना अपन ने। अगर सीक्वेंस में लिखो तो ऐसे चालू कर देना अपने को, लेकिन टेबल ऐसे ही बनानी। देखो, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे भैया, वातज वाली की बनाएंगे, पित्तज वाली की बनाएंगे, कफज वाली की बनाएंगे, ठीक है ना। तो वातज वाली की जो बना रहे हैं, सबके सब में जो क्वाथ होता है 10 पल डालेंगे या 5% डालेंगे। कल्क जो स्नेक में आखिरी वाले दो जो होते हैं उनकी मात्रा जो होती है स्टेबल होती है, मतलब जो आधी मात्रा होती है 6% डाल रहे हैं 12% में से, वो अपन ने क्या कर दी, स्टेबल कर दी, ठीक है ना। मतलब ये तीनों के तीनों में सेम बदलेगा, क्या स्नेह बदलेगा, मधु बदलेगा, सिंधु बदलेगा। तो मैंने क्या बोला था, पित्तज में सब बराबर डाल दो, दो 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 दो, क्योंकि पित्तज में स्नेह डल रहा है जो क्या होता है वात नाशक होता है, मधु डल रहा है जो कफ नाशक होता है, ठीक है ना। ये दो ही है, बाकी सेंधव तो तीनों में सेम काम करता है ना। तो बोले दो 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 पल में सब में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। दो 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 पल सब में डाल दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं भैया। फिर आता है किसमें अपना, स्नेह और मधु में। तो स्नेह किसमें ज्यादा रहेगा, सबको पता है वात वाले में स्नेह ज्यादा रहेगा तो इसमें 3% हो जाएगा, इसमें 1.5% हो जाएगा। मधु किसमें ज्यादा रहेगा, कफ वाले में, तो इसमें 3% आ जाएगा, इसमें 1.5% आ जाएगा। बाकी बचा 1.5 किसमें, सेंधव में डाल देंगे। बहुत ईजी भैया, अपने को टेबल बनी रही थी। 5% क्वाड डालेंगे, 1% कल का डालेंगे, ये तीनों के तीनों में क्या आ जाएगा, ब्रह्मास्त्र सेम आ जाएगा। फिर दो 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 जो होते हैं पित्त वाले में 2-2% मेन करके इसको 6 को डिवाइड कर दिया। इसने थोड़ा सा ज्यादा किसमें, वातिज वाले में डालेंगे तो 3%, तो ऑटोमेटिक दूसरे वाले में 1.5% आ जाएगा। और 3% मधु किसमें डाल देंगे, कफज वाली में, तो ऑटोमेटिक दूसरे वाले दोनों में 1.5% आ जाएगा, ठीक है ना। अपने को टेबल बनाना आती है अच्छे से, अगर नहीं आ रही है तो एक बार टेबल बना देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा भैया। यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, वात, यहाँ पे लिखा पित्त, यहाँ पे लिखा कफ। क्या क्या डालेंगे, यहाँ पे लिखा क्वाथ, यहाँ पे लिखा अपन ने क्वाथ, यहाँ पे लिखा कल्क, बंद हो जाओ भाई, इतनी दर्द भरी है। यहाँ पे अपन ने लिखा कल्क,
यहाँ पे अपन ने लिखा क्या, स्नेह, मधु और लवण। ठीक है, 5 5 5 5% कॉमन है। मैंने बोला था उधर 1%, 1%, 1% कल कॉमन है। ये 6% जो होती है सारे के सारों में स्टेबल रहती है। अब अपन ने क्या देखा पित्त वाले में, तो पित्त वाले में तीनों दो 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 बराबर कर दिया। अब देखो वात वाले में जो होता है क्या ज्यादा रहेगा भैया अपना, स्नेह ज्यादा रहेगा तो 3% आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक दूसरे दोनों को नहीं तो 1.5% आ जाएगा। फिर कफ वाले में क्या ज्यादा आ जाएगा अपना, मधु ज्यादा आएगा, तो मधु को अपन ने 3% लिख लिया, तो ऑटोमेटिक दूसरे वाले में 1.5% आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत ईजी है, टेबल बनाना अपने को बचपन से आता है। चलो अब अपन देखते हैं क्या वमन के कितने दिन बाद क्या देते हैं। अपन ने देखा था भैया कि स्नेहन के 1 दिन बाद वमन दे दे रहे हैं, स्नेहन के 3 दिन बाद विरेचन दे रहे हैं। वैसे वमन के 15 दिन बाद क्या देंगे, विरेचन अपन देंगे। वमन के 15 दिन बाद विरेचन कर्म करेंगे, विरेचन देंगे। ठीक है ना, विरेचन के 7 दिन बाद निरूह देंगे, और निरूह के तुरंत बाद अनुवासन देंगे, अपने को ऐसा याद है। सुश्रुत ने द्वादश प्रसृति में क्या क्या बताया, तो सुश्रुत का इंपोर्टेंट है भैया। सुश्रुत बोलते हैं कषाय जो है 5%, चरक सॉरी 4%, चरक 5% बोल रहे थे, इन्होंने 1% कम कर दिया। ठीक है ना, कल का सेम टू सेम 1% बता दिया, कोई बड़ी बात नहीं है भैया। ठीक है ना, अब इन्होंने दिक्कत किया है क्या, स्नेह 3% जो अपन वात वाले में मिला रहे वैसा मिलाया है, मधु जो है 2% मिलाया है, प्रक्षेप भी 2% मिलाया है, और सेंधव को खाली 1 कर्ष मात्रा में बता दिया है। ठीक है ना, तो मैंने ऐसे ट्रिक याद करवाया था भैया, कैसे ट्रिक याद करवाया था, माता पिता। ठीक है ना, सुश्रुत ने क्या बोला है, माता और पिता। ठीक है ना, तो माता से ले लेना मधु, और पिता वाले पिता से माता वाले एम से ले लेना है अपने को मधु, और पिता वाला पी से ले लेना प्रक्षेप। मतलब मधु प्रक्षेप दोनों क्या है, तो ये दो दो, माता पिता एक साथ तो ये 2-2% होता है। ठीक है ना, फिर स्नेक का ऐसे करके अपन याद करते हैं। ठीक है ना, या तो स्नेह जो होता है वो कितना होता है भैया अपना 3%, क से आ जाएगा कल्क वो कितना होता है 1%, और आखिरी में कषाय आता है वो कितना होता है 4%। तो स्नेह का 3+1=4 ऐसे करके कुछ अपन याद करते थे। ठीक है ना, तो सुश्रुत के अनुसार जो होता है क्या होता है, कषाय 4% होता है, स्नेह 3% होता है, कल्क 1% होता है, मधु 2% होता है, और प्रक्षिप्त 2% होता है, और सेंधव कितना होता है 1 कर्ष होता है। ठीक है ना, अपन ने बहुत मेहनत करके सुश्रुत की मात्रा याद कर ली थी, है ना। नई ट्रिक नहीं याद करवाया तो फिर अपन ट्रिक से याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि माता पिता मतलब मधु और प्रक्षिप्त 2% होता है। फिर स्नेह का 3+1=4 ऐसे पढ़ते हैं, मतलब स्नेहन 3% होता है, कल्क 1% होता है, और दोनों मिलकर कषाय जो होता है वो 4% होता है। ऐसे करके पूरी द्वादश प्रसृति बच जाती है। बाकी बोनस में सेंधव 1 कर्ष मात्रा में उसमें डाल देते हैं। ठीक है ना, निरुवस्ती की सुन तो मात्रा इसकी क्या एक थी। और ट्रिक है अच्छी वाली, हम्म, क्रम से को याद कर सकता है। ठीक है, ठीक। तो क्रम से अपना कल्क हो जाएगा पहले 1%। हम्म ठीक है, से अपना क्या हो जाएगा, स्नेह, क्रम म से अपना मधु हो जाएगा 2%, से हम्म अपना स्नेह हो जाएगा 3%, क्वार्ट से अपना क्वार्ट हो जाएगा 4%। क्रम से क्वार्ट 1 2 ये भी 3 अच्छी 4 हो ट्रिक। गए। और क्रम से, अलग से क्या था, प्रक्षेप 2%। अच्छा, अंदर एक ठीक। कक्ष। ठीक है, क्रम से क्वात में भी बन सकता है भैया, 1 2 3 4 ऐसे करके क्रम से हो जाएगा ये क्रम। एक एक आ प्रक्षेप जाएगा, अलग दो आएगा आ और जाएगा, सेंडर 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्रक्षेप जो होता है 2% होता है उसमें आता है। एक चलो कक्ष। फिर हाँ, निरुवस्ती की मात्रा देखते हैं। तो निरुवस्ती की मात्रा जो होती है सबको पता है, उत्तम मात्रा 24 पल होती है, मध्यम मात्रा 12 पल होती है, और मात्रा 6 पल होती है ना। 12%, 6%, 3% ऐसी होती है भैया। फिर शार्ंगधर ने अलग अलग मात्रा बता दी भैया। ये बोलते हैं उत्तम मात्रा जो होती है कितना, एक, 1 और 1/4 प्रस्थ होती है, मध्यम मात्रा 1 प्रस्थ होती है, और हीन मात्रा कितनी होती है 3 कुड़व होती है। ठीक है ना, अगर कुड़व में पूछे तो 5 कुड़व, 4 कुड़व, 3 कुड़व होती है ना। षाढ़ंगर की नहीं याद रखोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत। स्नेह वस्ती मात्रा के आधार पर 3 प्रकार होती है, चरक बोलते हैं। ठीक है ना, सुश्रुत भी बोलते हैं। तो स्नेह वस्ती में एक खुद स्नेह वस्ती, फिर अनुवासन वस्ती, और फिर मात्रा वस्ती। स्नेह वस्ती को अपन पाद अवकृष्ट बोलते हैं, मतलब निरू की जो होती है ना 1/4, तो निरू होती है 24 पल की, तो ये कितनी हो जाएगी 6 पल की हो जाएगी, 12% की हो जाएगी, तो ये 3% वाली हो जाएगी। ठीक है ना, फिर ए से अनुवासन होती है। अनुवासन जो होती है वो कितनी, सुश्रुत चक्रपाणी बोलते हैं 3 पल की होती है। और मात्रावस्थी जो होती है ना, स्नेहपान की ह्रस्व मात्रा होती है। अनुवासन की आधी मात्रा होती है, ऐसा कौन बोलते हैं, सुश्रुत बोलते हैं। ठीक है ना, लेकिन चक्रपाणी साहब कुछ अलग ही बोलते हैं ना, कि इसकी मात्रा कितनी होती है, आधा पल 1.5 पल होती है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे अपन, सैम करके मैंने इसे याद करवाया था, SAM, सेम। सेम से स्नेह वस्ती आ जाएगा, ये अनुवासन वस्ती और ये मात्रा वस्ती। स्नेह वस्ती जो होती है किसकी, पाद अवकृष्ट होती है, या 1/4 होती है किसकी, अपनी निरूवस्ती की। तो अपने को याद हो जाएगा ये कितनी होती है 6 पल, फिर आधा आधा करते जाना।
6 पल, फिर ये हो जाएगी 3 पल, और ये हो जाएगी कितनी, 1.5 पल। ठीक है, स्नेहवस्ती, अनुवासन मात्रावस्ती। वैसे स्नेहवस्ती अनुवासन एक ही होती है, लेकिन डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर दिया था चक्रपाणी ने, अलग अलग मात्रा बता दी थी या अलग अलग वो बता दिया था। फिर आचार्य ढैलन बोलती है स्नेहवस्ती की उत्तम मात्रा 6 पल होती है, मध्यम मात्रा 3 पल होती है, और 1.5 पल। यही जो होते हैं ना उत्तम मध्यम अवर बोल दो इसी मात्रा को, जो सेम अपन पढ़ते हैं स्नेह अनुवासन मात्रावस्ती। फिर अपन क्या देखते हैं भैया, निरुवस्ती का समयक योग देखते हैं। ठीक है ना, तो यस्य क्रमेण गच्छन्ति विट पित्त कफ वायु। सबको पता है भैया सुश्रुत क्या बोलते हैं, क्या क्या निकलता है इसमें, विट निकलता है सबसे पहले, निरुवस्ती कर दिया, उसके बाद में क्या निकलती है, पित्त निकलता है, कफ निकलता है, और सबसे लास्ट में वायु निकलता है। तो याद रख लेना, चरक यही बोलते हैं, कफ से पहले विट निकलता है इसमें ना, विट पित्त कफ वायु। याद है अपने को, इंपोर्टेंट किसकी होगी, सुश्रुत साहब की होगी। ठीक है ना, या तो ये सुश्रुत का ही चरक क्यों बोल रहा हूँ, सुश्रुति बोलते हैं ना, क्या क्या निकलता है, विट निकलता है, पित्त निकलता है, कफ निकलता है, वायु निकलता है ना। औषध दे नहीं रखा है इसमें, बाकी सब में कफ के आगे अपने को औषध लगाना रहता है। ठीक है, तो ये अपना क्या देख लिया, निरुवस्ती का क्रम देख लिया अपन ने, सबसे पहले पोट्टी निकल रहा है, फिर पित्त, फिर कफ, और फिर वायु। फिर प्रशिष्ट विड़मूत्र समीरणम, भोजन में रुचि, अग्निपक्वाशय में लागन गोमनी, सब क्या होते हैं, समय निरु के लक्षण होते हैं। निरु के अयोग जो होते हैं, हश्व प्रवि, वेरी वेरी इंपोर्टेंट अपने को याद करना है, हश्व प्रवि होता है। हश्व प्रवि में क्या क्या आता है भैया, रल्लास होता है भैया। ठीक है ना, स्व से क्या होता है भैया, पहले पढ़ लेते हैं पूरा, फिर ट्रिक से जाएंगे। सिर में, हृदय में, गुदा में, इन तीनों में क्या होगी, रुजा होगी। ओब्वियसली अगर अच्छे से निरुवस्ती नहीं हुआ ना, तो जो महामर्म होते हैं अपने सिर, हृदय, गुदा, इन महामर्मों में क्या हो जाएगी, रुजा होने लग जाएगी। वस्ती में, लिंग में एकदम शोफ होने लग जाएगा। ठीक है ना, और क्या होगा, प्रतिशाय, विकर्तिका, रल्लास और श्वास। यही अपने को चारों याद करने ना। क्या क्या हो जाएगा भैया, प्रतिशाय हो जाएगा, प्रतिशाय विरेचन के आयोग में भी अपन, आयोग में भी देखा था अपन ने, इंपोर्टेंट है ना, विरेचन निरूह दोनों के अयोग में आता है प्रतिशय। ठीक है, तो क्या, हश्व प्रवि, निरूह के अयोग में क्या हो जाता है, हश्व प्रवि हो जाता है। किसी को अपन ने अनुवासन दे दिया और उसका अच्छे से निकला नहीं है, अयोग हो गया, तो हश्व प्रवि हो जाएगा। ह से हल्लास हो जाएगा, स से श्वास हो जाएगा, प्र से प्रतिशय हो जाएगा, और वी से विकर्तिका हो जाएगा। इसके अतिरिक्त तीनों मर्मों में वेदना, मूत्र और लिंग और वस्ती में शोफ, ऐसे करके सिम्टम निरूह के अयोग में आ जाएंगे। निरुवस्ती के अतियोग का विरेचन के अतियोग, विरेचन के अतियोग में हट, HUT, हट के पीछे से उचर थे, टिक्का हो गया था अपना ना, और तम प्रवेश हो जाएगा, और यू से उन्माद। ये तीनों सिम्टम जो होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसके होते हैं, विरेचन के अतियोग के होते हैं, जो अपन ने याद किया था, हट करके अपन ने याद किया था, या झोपड़ी, हट मतलब झोपड़ी होता है ना, बहुत तेज विरेचन का योग या अतियोग हो जाएगा तो झोपड़ी के पीछे जाके करेंगे, हट करके अपन ने याद किया था। ठीक है ना, टिक्का। ठीक है, यू से अपना क्या था वहां पे, उन्माद होगा शायद, और टी से तम प्रवेश था, ऐसे करके अपना आ रहा था। परिहार काल, जितने समय वस्ती दी गई है उसके दुगने समय तक परिहार काल करना चाहिए, ऐसा कौन बोलते हैं, आचार्य चरक बोलते हैं। सुश्रुत 1 महीने तक बोलते हैं। निरु और विरेचन में परस्पर विराम काल होना चाहिए, नरो विरक्तुम निरुहात विवर्जित सप्त दिनान। ठीक है ना, चरक ऐसा बोलते हैं कि विरेचन के बाद तुरंत बाद निरू नहीं देना चाहिए। विरेचन के कितने दिन बाद, 7 दिन बाद निरुवस्ती अपने को देना चाहिए। विरेचन के 7 दिन बाद निरुवस्ती देना चाहिए, और निरू के 7 दिन बाद विरेचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए ना। तो निरोह और विरेचन एक दूसरे के कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं भैया। अगर निरू दे दिया तो विरेचन मत दो, विरेचन दे दिया तो निरू मत दो। अक्षात विरेकोवांत सुश्रुत का बेड डिस्पोजन है भैया। विरेक वमन के एक पक्ष बाद विरेचन देंगे, विरेचन के 7 दिन बाद निरोहण देंगे, और निरूह के सद्य बाद ऑब्वियसली अनुवासन देंगे, अपन देते ही है ना, सप्तरात्रि विरेचित ऐसे देखा है अपन। फिर अपन क्या देखेंगे, वस्ती प्रत्यागमन काल कितना होता है, अनुवासन वस्ती तुरंत निकल जाती है भैया, निरुवस्ती तुरंत निकल जाती है 1 मुहूर्त में, मतलब कितने, 48 मिनट में। और अनुवासन वस्ती जो होती है 3 याम तक रहती है अंदर। ठीक है ना, या 9 घंटे तक रहती है, सबको पता है। तेल वाली वस्ती जो होती है 3 याम में निकलती है, और काढ़े वाली जो होती है तुरंत 48 मिनट के अंदर निकल जाती है। निरुवस्ती पश्चातम पथ्यम, निरुवस्ती के पश्चात अगर वात रोगज है तो मांस रस देना चाहिए, पित्त रोगज है तो दूध देना चाहिए, और कफ रोग है तो यूज देना चाहिए, पता है अपने को। ठीक है ना, फिर निरुवस्ती में विशेष निषेध किस किस का होता है, तो जो पहले से दुर्बल लोग हैं, राजक्षमा, उरा, छत क्षीण, मूर्छा, दुर्बल, भाई इनका वैसे ही रेक्टम प्रोलैप्स है, और इनको अपन क्या दे देंगे, निरुवस्ती दे देंगे तो मर मुरा जाएंगे ना। तो जो बहुत ज्यादा दुर्बल व्यक्ति होते हैं, कृच्छता वाली कंडीशन होती है, उन सब में अपन क्या होते हैं, निरू के विशेष अयोग होते हैं, विशेष निषेध इसमें होता है। अनुवासन वस्ती का निषेध चरक ने बना, उपासक करके अपन याद करते थे, उदर रोग, प्रमेह, स्थूल और कुष्ठ, ये चारों जो होते हैं क्या होते हैं, अनुवासन के निषेध होते हैं, अनुवासन नहीं देते हैं ना। चरक जो होते हैं प्रमेह और कुष्ठ में भी क्या बोलते हैं कि निरू भी नहीं देना, लेकिन सुश्रुत इनका निरू दे देते हैं। ठीक है,
निरुवस्ती व्यापक कितने होते हैं भे, अब अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आ गया ना। निरुवस्ती व्यापक कितने होते हैं, 12 होते हैं, अपने को रटा हुआ है 12 के 12 कैसे कैसे है भैया, है ना। पावर पंक्ति A4 साइज के पेपर पे उफ हृदय स्पर्शी ऐसे करके अपन याद करते हैं, ठीक है ना। कैसे याद करते थे, पावर पंक्ति A4 साइज के पेपर पे हैं उफ हृदय स्पर्शी ऐसे करके अपन याद करते हैं। तो पावर पंक्ति एक पी से क्या आ जाएगा अपना प्रवाहिका, और एक पी से आ जाएगा परिकर्तिका, ठीक है ना। A4 A4 से क्या आ जाएगा भैया अयोग, अतियोग, अध्यमान, और एक आ जाएगा अंगवर्त, ठीक है ना। तो 4A से क्या आ जाएगा अयोग आ जाएगा, एक अतियोग आ जाएगा, एक आ जाएगा अध्यमान, और एक आ जाएगा अंगवर्त, ठीक है ना। A4 साइज के S और K, S से आ जाएगा क्या सिराशूल आ जाएगा, और K से क्या आ जाएगा अपना भैया कलम, दिख रहा है क्या कलम आ जाएगा, ठीक है ना। सिराशूल और कलम आ जाएगा। फिर पेज पे है ना, A4 साइज के पेज पे है, तो पेज से अपना एक पी से क्या आ जाएगा भैया अपना, कहाँ गया पी से कुछ और है क्या, परिस्त्राव, ठीक है ना। फिर हे से क्या आ जाएगा हिक्का। फिर उफ हृदय स्पर्शी, तो ऊ से आ जाएगा ऊर्ध्व गमन, और हृदय स्पर्शी से आ जाएगा रथ की प्राप्ति। बहुत दिन हो गए यार, सब भूल गए। चलो पावरपंथी A4 साइज के पेपर पे हैं उफ हृदय स्पर्शी ऐसे कर अपन ने देखा, तो पीपी पावरपंथी से आ जाएगा, तो दो पीपी से क्या आ जाएगा, एक से परिकर्तिका एक से प्रवाहिका, एक से परिकर्तिका एक से क्या आ जाएगा प्रवाहिका आ जाएगा, परिकर्तिका प्रवाहिका आ जाएगा। फिर A4 साइज पे अयोग, अतियोग, अध्यमान, अंगमर्द, ये चार चीजें आ जाएंगी अपने क्या A4 से। फिर साइज के पेपर पे हैं, तो एस से क्या आ जाएगा अपना भैया सिराशूल आ जाएगा, के से क्लम आ जाएगा, एक पी से परिस्त्राव आ जाएगा, और एच से हिक्का आ जाएगा। उफ हृदय स्पर्शी से ऊर्ध्वगमन और हृदय प्राप्ति, है ना। उफ हृदय स्पर्शी ऐसे करके अपन याद करते थे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा पावरपंथी A4 साइज के पेपर पे हैं उफ हृदय स्पर्शी ऐसे करके। फिर कौन कौन सा अपन ने अंदर भी देखा था ना, कि अध्यमान जो होता है उसमें किस किस कारण से होता है, क्लम किस किस कारण से होता है, हिक्का कौन कौन सी कंडीशन में होता है, ऐसे अपन करके। अध्यमान जो होता है ना अमरूक रूप से होता है, अमरूक रूप मतलब इसका डिटेल में अपन ने देखा था ना, इसको डिकोड में करना भूल गया हूँ कि कौन कौन सा क्या होता है। चारों श्लोक को जो वहां से पूछा जाता है वहां पे होता है, ठीक है ना। क्लम जो होता है आम से होता है, हिक्का मृदुति होती है, प्रवाहिका सीसी आम, परिकर्तिका जो होती है अमृति होती है, और सिरशूल जो होता है दुदुति होती है। इसको जब सिद्धि स्थान में एक एक की जब सीसी, रीजनिंग पढ़ते हैं इनकी, सीसी मोम है वो। हाँ सीसी मोमी तो पढ़ रहा हूँ, ठीक। ठीक है। ये वहां से डिकोड कर लेंगे, अभी भूल गए हैं तो इनका डिटेलाइजेशन कहाँ से देखना है, सिद्धि स्थान से देख के वो कर लेना। फिर आते हैं सुश्रुत के अनुसार कुल वस्ती व्यापक कितने होते हैं 76, संख्या याद रखनी है, जो जितने नेत्र रोग होते हैं 76 उतने सुश्रुत के अनुसार क्या होते हैं वस्ती व्यापक होते हैं। उसमें से 4 पीड़न दोष होते हैं, 5 वस्ती दोष, 6 वस्ती दाता के दोष, अपने को याद रखना वरना चरक वाले भूल जाएंगे। पेपर में तो चरक वाले आते हैं, सुश्रुत वाले थोड़ी आते हैं ना, बस याद रख लेना। सुश्रुत ने कुल वस्ती व्यापक कितने बताए 76 बताए, ठीक है 41। हाँ दुर्व्यापक वेदी नहीं याद रखना। चलो चरक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। चरक बोलते हैं वस्ती दोष होते हैं कितने 8, वस्ती नेत्र दोष भी कितने होते हैं 8, और वस्ती दाता दोष कितने होते हैं 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सुश्रुत ने इसी को वस्ती नेत्र दाता अपन ऐसे ट्रिक लिख लेते हैं ना, वस्ती नेत्र दाता, और टेबल बना लेते हैं 8 8 10, ये किसका है चरक का। सुश्रुत क्या बोलते हैं 5 11 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुश्रुत बोलते हैं देखो वस्ती दोष कितने होते हैं 5 ही होते हैं, यहाँ इन्होंने लिखा है वस्ती दोष कितने होते हैं 5 होते हैं। वस्ती नेत्र के कितने दोष होते हैं 11, सबसे ज्यादा बताया भैया वस्ती नेत्र क्या होते हैं 11 दोष, और दाता के कितने होते हैं 6 होते हैं। काश्यप के क्या होते हैं 9 6 10 ऐसे करके ट्रैक अपन लिख लेते हैं, ठीक है ना। 9 6 10 ऐसे करके अपने याद है ना, 9 6 10 वाला हो जाएगा काश्यप का, ठीक है ना। तो चरक का 8 8 10 अपन याद करते हैं भैया, 8 8 10 होता है। सुश्रुत का क्या होता है भैया 5 11 6 ऐसे करके याद आ जाएगा, और काश्यप का 9 6 10 आ जाएगा। एक दो बार ये टेबल मैंने उसमें चिपका रखी थी दीवार के सामने, जहाँ पे रूम पे अपन नहाने वाने जाते थे, बार बार देखते थे, डेली डेली देखते थे, तो याद हो गई थी भैया ना। 8 8 10 वस्ती नेत्रदाता, और 5 11 6, और अपना क्या जाएगा 9 6 और 10 कास्टअप का, ठीक है ना। एक दो दिन में फिर चिपका लेना है। फिर वस्ती नेत्र के कौन से दोष थे, वस्ती दोष कौन से थे, विमाक्षी शिवाकली ऐसे करके, स्थूल अति स्निग्ध याद करते थे। वस्ती नेत्र के भी अलग अलग अपन याद करते थे, क्या बोलते हैं, अच्छा लिखे तो है वस्ती नेत्र, वस्ती दोष क्या होता है भैया, विमाक्षी शिवाकली अपन याद करते थे, विषम मांछल छिन्न स्थूल जालिक वातल स्निग्ध क्लिष्ट, ये सब आठ होते हैं ना। विमाक्षी विमाक्षी और शिवाकली, स्थूल और स्निग्ध ऐसे करके याद करते थे ना। वी से क्या आ जाएगा भैया अपना विषम, मां से क्या आ जाएगा मांसल, ची से क्या आ जाएगा छिन्न। फिर स्थूल और स्निग्ध को एक साथ याद करते थे। फिर शिवाकली, शी से क्या आ जाएगा भैया अपना सिराजाल,
और सी वा से क्या आ जाएगा वातला, और क्ली से क्या आ जाएगा क्लिन्न, है ना, स्निग्ध ऐसे करके, वमाक्षी शिवाक्ली स्थूल और अति स्निग्ध, ये क्या हो जाएंगे वस्ती दोष हो जाएंगे। कितने होते हैं 8। वस्ती नेत्र के जो दोष होते हैं कितने होते हैं 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हस्व दीर्घ तनु स्थूल जीर्ण स्थिल बंधनम पार्श्व छिद्रम वक्रो अष्टो नेत्राणि वर्जित। ठीक है ना। इसकी इसके वो ट्रिक लिख रखी थी ना, यहाँ लिखी नहीं है, लिखा है क्या कहीं क्या ना, किस गुण से क्या होता है, ऐसी दोनों आपस में ट्रिक अपन ने लिख रखी है ना। वस्ती दोष जो होते हैं, वस्ती नेत्र के दोष की हस्व गुण है तो क्या होगा, जैसे जीर्ण गुण है तो वस्ती थोड़ी सी स्लिप हो जाएगी, पार्श्व में छिद्र है तो तिर्यक गमन हो जाएगा। ऐसे कर करके अपन इसके सारे के सारे वो देखते थे। ठीक है ना। फिर अपन देखते हैं क्या दाता दोष। दाता दोष क्या होता है, सवात द्रुति द्रुति क्षिप्तो तिर्यक युग्मत कल्पित अति बाह्यम मंद वेगिता, ऐसे करे तो क्या ऐसे एक ट्रिक इसकी लिखी थी, ए यू के टी एम वाले बस्ती कैसे दोगे। अपन ऐसे ट्रिक लिखते थे, ए यू, ए से A3, यू से U2, ए यू के टी एम बाइक वाले बस्ती कैसे दोगे, ऐसे करके अपन लिखते थे। फिर ए से 3 चीजें क्या क्या हो जाएगी भैया, की माँ की आंख कुछ दिख नहीं रहा है। ए से 3 चीजें क्या क्या आ जाएगी भैया, तो अति अति गति आ जाएगी, ठीक है ना, अति वेग आ जाएगा, और एक और अति बाह्यम मंद अतिवेग, एक और ऐसे क्या, अच्छा इसमें हो गया अति द्रुत। हाँ अति 3 द्रुत। चीजें अति द्रुत आ जाएगा, अति भाई आ जाएगा, और अति वेग आ जाएगा। 3 ए से आ जाएंगे, U2 से क्या आ जाएगा उपक्षिप्त और उपलुप्त आ जाएगा, है ना। उच्छिप्त ये यहाँ दिख रहा है, और कहीं पे उपलुप्त भी होगा, उच्छिप्तम तिर्यगम उपलप्त, हाँ ये उपलप्त इसमें लिखा है ना, शायद इसमें होगा तिर्यग उपलक या उपलुप्त। ठीक है। फिर KTM बाइक वाले, के से क्या आ जाएगा भैया कंप आ जाएगा, टी से क्या आ जाएगा भैया अपना तिर्यक आ जाएगा, एम से क्या आ जाएगा भैया अपना मंद आ जाएगा, बाइक वाले बी से बाह्यक आ जाएगा, और वाले से क्या आ जाएगा वेगवान। ठीक है ना, या वात आ जाएगा, वेगवान तो अति वेग वात आ जाएगा। ठीक है ना। तो AU KTM बाइक वाले तुम वस्ती नहीं दे सकते, ऐसे अपन ने क्या देखे थे, वस्ती दाता के दोष। निम्नलिखित में कौन सा नहीं होता, बहुत इजी रहेगा पहचान लेगा अपन ऊपर वाला है कि नीचे वाला है। ठीक है ना। तो AU KTM बाइक वाले आप वस्ती नहीं दे सकते। वस्ती दोष कैसा, शिवाकली विमाक्षली स्निग्ध स्थूल, ऐसे करके अपन ने देखे थे। नेत्र दोष जो होते हैं उसकी ट्रिक यहाँ लिखी नहीं हुई है, उसमें देखी, उसमें पड़ी हुई है, क्या बोलते हैं सिद्धि स्थान में। फिर प्रमुख बस्तियां देखते हैं, सुश्रुत के अकॉर्डिंग अपने को याद करनी होती, क्योंकि चरक ने तो बस्तियों के घटक घटक दे नहीं रखे, इन्होंने दे रखे भैया। इतना ही भाई पंचकर्मा, मुझे लगा तुरंत खत्म हो जाएगा। पागल छोटा समझता है ये पंचकर्मा को। मैं तो एक दिन का ही समझ रहा था, रुक पानी पीने दे भाई। साले छोटा मोटा मत लेना पंचकर्मा को। छोटा मोटा ही है भाई, पैसा बहुत है बस। अरे कोई पैसा नहीं है रे, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है अब तो पंचकर्मा है। का। तो उधर कौन आएगा यार इतना, मतलब पैसा, ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव हो जाते हैं ना। हाँ भाई, अब बेंच तो के क्या अंदर पता। करवाने कौन आएगा 10,000 बिगाड़ने। वही तो यार, तुम्हारा सही यार, सर्जरी वाले फटफट आ जाएगी, अरे कोई यूनिवर्सल नहीं आएगा सर्जरी। भाई, कोई नहीं आएगा। ठीक है चल। सबके सब अंकित के पास चले जाएंगे भाई। चलो पिक्चल बस्ती देखते हैं। ओह सॉरी, पिक्चल बस्ती में क्या क्या होता है भैया, कुछ नहीं, पिक्चल में सालमली बस होता है, इतना याद रख लेना। रोगाधिकार काय में देते हैं पिक्चल बस्ती, रक्त अतिसार प्रवाहिका गुदभ्रंश। ठीक है ना, सबको पता है पिक्चल बस्ती गुदभ्रंश में देते हैं, विषम ज्वर में भी देते हैं ना। रक्त अतिसार प्रवाहिका गुदभ्रंश में पिक्चल बस्ती देते हैं, अपने को पता है। महादुदेलिक बस्ती वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है ना। मधु तेल का एक प्यारा एसएमएस या मधु तेल का एक एसएमएस ऐसे करके अपन इसके ट्रिक याद करते हैं भैया। तो मधु तेलिक बस्ती किसमें देते हैं, राजा, राजा के समान व्यक्ति, स्त्री, सुकुमार, शिशु, वृद्ध, इन सब में दोष हरण, बल एवं वर्ण की वृद्धि के लिए माधुतेलिक वस्ती देते हैं। माधुतेलिक वस्तियों के प्रयोग में सवारी, स्त्री सेवन, भोजन, पान, इन सब का निषेध नहीं किया गया है। वो इसलिए राजा महाराजा को इन सब का निषेध थोड़ी करेंगे। माधुतेलिक वस्ती की सामान्य मात्रा 9 प्रतिशत होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। पादहीन वस्ती भी माधुतेलिक वस्ती को कहते हैं, मतलब वैसे कितनी होती है 4 पाद वाली होती है 12%, लेकिन ये 9% होती है, इसलिए इसको क्या माधुतेलिक वस्ती को पादहीन वस्ती कहते हैं। कंटेंट क्या क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने ट्रिक लिखवा दिया, मधु तेल का एक एसएमएस, मधु तेल का क्या एक एसएमएस। तो मधु और तेल हो गया, एक से क्या आ जाएगा एरंड आ जाएगा, ये एरंड बूल का स्वाद आ जाएगा, ये भी मधु और तेल के तुल्य डालेंगे, ये तीनों समान समान। फिर मधु तेल का एक एसएमएस, एस से क्या आ जाएगा भैया अपना सौंफ आ जाएगा, एम से क्या आ जाएगा मदन फल आ जाएगा, और एस से क्या आ जाएगा सेंधव नाम आ जाएगा। सौंफ कितना होता है भैया, आधा पल होता है,
सेंधव नमक कितना होता है, 1/4 पल होता है, या तो यह ये होता है अपना सौंफ आधा पल और 1/4 पल होता है सेंधव, ठीक है ना। मदन फल कितना होता है, एक मुष्टि या एक जितना वो डालते हैं, एक मात्रा में, या एक मदन फल डाल दो खाली बस, ठीक है ना। तो क्या ट्रिक बनी अपनी माधु तेल युक्त बस्ती की, मधु तेल एक एसएमएस भेजते हैं, ठीक है ना। माधु तेल युक्त बस्ती में मधु तेल का एक एसएमएस, मधु तेल का एक एसएमएस जो है वही काफी है क्या माधु तेल युक्त बस्ती बनाने के लिए। मधु तेल एरंडमुल तीनों समान मात्रा में लेते हैं, 1/2 भाग जो होता है, या 1/2 पल क्या डालते हैं उसमें, सौंफ डालते हैं, और 1/2 पल क्या डालते हैं आखिरी में, सेंधा नमक डालते हैं, ठीक है। अब देखते हैं युक्त रथ बस्ती। अब युक्त रथ, रथ पे ऐसे करके अपन इसको याद करेंगे। सवारी काल में नाम ही है युक्त रथ, मतलब रथ पे जब सवारी कर रहे हो तब इसको देते हैं रथवत वाली सवारी में। तो वचा मधु तेल च क्वाथम सरस सेंधवम पिपली फल संयुक्तो वस्ती युक्त रति, ठीक है ना। तो घटक क्या क्या होते हैं इसमें, पिपली मुलेठी वचा तेल मदन फल कल्क मांसरस सेंधा नमक। सवारी काल में देते तो मैंने बोला था युक्त रथ, रथ पे कौन जाता है, हमेशा पीएम जाता है। रथ पे क्या जाता है, पीएम जाता है। और रथ पे जो होता है ना, जैसे राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, बेचारे गाड़ी वाड़ी से सामने से जा रहा था, या वो जैन कैनेडी था एक अमेरिका का राष्ट्रपति, वो कार से जा रहा था तो उसको गोली मार के हत्या हो गई थी। तो ऐसे में जब कार में रथवत पे सवारी करते हैं ना पीएम, तो उनकी जान को बड़ा खतरा रहता है। तो जैसे कोई भी खतरा होगा तो एक एसएमएस में इधर से भेज दूंगा मोदी जी को, है ना। तो तेरे एमएमएस से पीएम को बचाना, ठीक है ना, एमएमएस से पीएम को बचाएंगे, ऐसे करके याद रखेंगे, ठीक है ना। तो युक्त रथ बस्ती में काय से बचाएंगे पीएम को, एमएमएस से, एमएमएस से किसको, पीएम को तेरे बचाएंगे। को बताना है तो एसएमएस भेजो। हाँ ऐसे, तेरे पीएम को बचाना है, पीएम को बचाने के लिए एमएमएस भेजेंगे ना। तो तेरे से तेल आ जाएगा भैया अपना एमएमएस, एक एम से आ जाएगा मदन फल, एक एम से आ जाएगा मानसरस, और एस से आ जाएगा क्या अपना, सेंधा नमक आ जाएगा, ठीक है ना। पीएम, पी से क्या आ जाएगा, पिपली और मुलेठी आ जाएगा पीएम से, और बचाया से क्या आ जाएगा, बचा आ जाएगा, ठीक है ना। तो तेरे पीएम को बचाना है तो क्या भेजो, एमएमएस भेजो, ऐसे करके अपन याद रखेंगे। तेरे पीएम को बचाना है तो क्या भेजो, एमएमएस भेजो। युक्त रथ बस्ती का कंटेंट है सुश्रुत के अकॉर्डिंग। फिर सिद्ध बस्ती का, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सिद्ध व्यक्ति को पीएम से मिलवाओ, जो भी हो, ऐसे करके अपन याद रखेंगे, ठीक है ना। तो यव कोल कुलत्थानी क्वाथो मक्षिका मधुवम स सेंधवम यष्टोम फलाना डिमकम सुश्रुत, ऐसा बोलते हैं। यव कोल कुलत पिपली मधु सेंधा नमक मुलेठी होते हैं। तो पीएम को पीएम से मिलवाओ, जो भी हो, ऐसे करके याद करेंगे। तो पीएम से वही पिपली और मुलेठी, ऐसे करके अपन लिख लेंगे, पिपली मुलेठी। पीएम से क्या आ जाएगा, सेंधव आ जाएगा, और मिलवाओ से मधु आ जाएगा, ठीक है ना। फिर जो भी हो, तो जो वाले जो होते हैं ना, जो कोलकुलत, जो भी हो में जो कोलकुलत अपन एंड में डाल देंगे। तो सिद्ध सिद्ध वस्ती या सिद्ध पुरुष को पीएम से मिलवाओ, जो भी हो उसका कंटेंट ही। लेखन वस्ती सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, ऊष्कादि प्रतिवापम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेखन वस्ती में ऊष्कादि गण का प्रतिवाप होते हैं। ऊष्कादि गण किसका पर्याय होते हैं, रसोषधि सारे होते हैं। तो लेखन वस्ती में त्रिफलाकवाद, गोमुख, छोद्र, क्षार, ये सब होते हैं, और ऊष्कादि गण से प्रतिवाप इसमें डालते हैं। ये वस्ती जो होती है लेखन करने का कर्म करती है, पता है आपको। भ्रंगण वस्ती में क्या होता है, भ्रंगण द्रव्यों का क्वाद, इसमें मधुर गण की औषधि कल्क, सर्पी मांस रसी होती है, नहीं पूछेगा कोई, बस भ्रंगण वस्ती में सबको पता है, भ्रंगण द्रव्य होंगे, मधुर गण की औषधि होगी, सर्पी कांस रस, ये सब होंगे। पंच प्राशृतिक बस्ती, जब मैंने पंच प्राशृति की पेया पढ़ाया था तो ही बता दिया था। पंच प्राशृति की पेया में क्या था, घृत तेल वसा मज्जा था, और एक भाग दूध डाल दिया था, तो सॉरी एक भाग तंडूल डाल दिया था, तो वो क्या बन गई थी, पंच प्रसृति पेया बन गई थी। यहाँ पे पंच प्रसृति बस्ती है, घृत तेल मधु एक एक भाग डालेंगे, और दो भाग अपन इसमें क्या डाल देंगे, दूध डाल देंगे, तो ये क्या पंच प्रसृतिक बस्ती बन जाएगी। वात नाशक बल्ली होती है, ठीक है ना। पंच प्रसृतिक पेया खेती, घृत तेल वसा मज्जा चारों स्नेह डाले, और एक भाग क्या डाल दिया, तंडूल डाल दिया, तो पंच प्रसरति की पेया बन गई थी। पंच प्रसरति की वस्ती में क्या आ जाएगा, एक पल मधु, घृत और तेल डाल देंगे एक एक पल, और दो पल इसमें क्या डाल देंगे, या 2% क्या डाल देंगे, दूध डाल देंगे, ठीक है ना। तो ये बन जाएगी ना प्रसत प्रसत, पल बोल रहा हूँ उसको प्रसत प्रसत समझना है। फिर यापनावस्थी, यापनावस्थी क्या होती है, सर्वकाल दिया होती है ना। सर्वकाल निरत्य या कौन सी होती है, मात्रावस्थी होती है। सर्वकाल यापनावस्थी है, सर्वकाल देय, चरक बोलते हैं। जो सभी कालों में सभी ऋतुओं में देय, उसको अपन क्या बोलते हैं, यापनावस्थी बोलते हैं। यापनावस्थी से व्यापक कौन कौन से होते हैं भैया, तो 8 रोग हो जाते हैं इससे, शोफ, अग्निनाश, पांडु, शूल, अर्श, प्रतिकत्या, ज्वर, अतिसार, नहीं याद रखने भैया ना। यापनावस्थी के व्यापक क्या होते हैं, क्षारवस्थी, क्षारवस्थी में गोमूत्र डालते हैं, और इसमें कौन सी डालते हैं, तो गो इस गली से सीधे से, ऐसे करके अपन याद करें, गो इस गली से सीधे, किसकी ट्रिक है, चार वस्ती की, है ना। चार वस्ती लगाना है, कोई अपने को बोलेगा चार वस्ती लगा देता हूँ डॉक्टर साहब, जैसे कोई पंचकर्मा वाला आके बोलेगा कि चलो तुम्हें चार वस्ती, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, गो इस गली से सीधे, चार वस्ती चाल लगाएगा, फाड़ फूड़ देगा क्या। गो से क्या आ जाएगा गोमूत्र, इससे क्या आ जाएगा इमली, फिर गली से क्या आ जाएगा गुड़, से क्या आ जाएगा सेंधव, और सीधे से क्या आ जाएगा सौंफ।
है ना। काय में देते हैं 4 बस्ती, आम वासर होती चक्रधर, ऐसा बोलेंगे। गो इस गली से सीधे। फिर वेतरण बस्ती, ये भी आम बात में देते हैं, इसमें भी भैया क्या होता है, ये वेतरण बस्ती बड़ी खतरनाक होती है भैया। गो इस गली से तिरछे, इसमें आ जाएगा बस तेल इसमें डाल देते हैं। बाकी गोमूत्र, इमली स्वरस, गुड़, सेम टू सेम होता है। सौंफ की जगह क्या डाल देते हैं, इसमें तेल डाल देते हैं। तो गो इस गली से सीधे, सीधे की जगह अगर तिरछे जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, वेतरण बस्ती हो जाएगी। ठीक है ना, 4 बस्ती वेतरण बस्ती, दोनों के कंटेंट अपन ने ऐसे ही याद कर लिए थे। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन किस पे, वेतरण वस्ती 4 वस्ती भुगते च विप्रद। वैसे सारी की सारी निरुवस्ती जो होती है जीर्णान्य या भूखे पेट देना चाहिए, लेकिन 2 वस्ती अगर देना हो आपको, कौन सी, क्षार वस्ती या वेतरण वस्ती, दोनों में अपोजिट क्षार क्षार होगा, माँ की आंख हो जाएगी पेशेंट की। इसलिए चक्रदत्त साहब बोलते हैं भोजन खाने खाने के बाद इन दोनों वस्ती को प्रयुक्त कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखते हैं अपन अनुवासन वस्ती। चरक और वाग्भट ने स्नेह वस्ती को अनुवासन वस्ती का नाम दिया है। सुश्रुत ने स्नेह वस्ती शब्द का प्रयोग किया है। अनुवासन यथा औसत सिद्धम स स्नेह स्नेहम स्नेह विदो स चतुर अभियतम। जिस वस्ती से स्नेहार्थ दोष व रोगों के अनुसार औषधियों से सिद्ध स्नेह दिया जाता है उसे अनुवासन या स्नेह वस्ती कहते हैं, पता है भाई अपने को। अनुवासन अपि च दुस्त अत्य अनुदिवसम च दियति। जो वस्ती शरीर के अंदर रहते हुए दोष उत्पन्न नहीं करती है, जिस वस्तु को अनुदिन या प्रत्येक दिन दिया जा सकता है उसे अनुवासन करती है। इसका नाम ही अनुवासन इसीलिए बोलते हैं कि अनुदिवस में दी जा सकती है, डेली दी जा सकती है। अनुवासन वस्तु के गुण क्या होते हैं, स्नेह बलवर्ण प्रद होता है। तेल जो होता है इस विशेष रूप से स्नेह गुरु उष्ण होने के कारण वातनाशक होता है। मन में प्रसादन करता है, वीर्य बल वर्ण अग्नि इन सबकी पुष्टि करता है। काले महानम पुष्प फल प्रदस्त, संतानदायक होता है, अच्छा काम सारा करता है। ठीक है ना, अनुवासन वस्तु के गुण अपन ने देख लिया भैया, पुष्प फल प्रदस्त होती है। ठीक है ना, अनुवासन वस्तु के योग्य और अयोग्य रोगी, तो जो निरूह के योग्य हैं वो अनुवासन के भी योग्य होंगे, एक लाइन में खत्म कर दिया। ठीक है ना, अनुवासन के अयोग्य देख लेते हैं अपन। तो जो निरोह के निषिद्ध हैं वह अनुवासन के भी निषिद्ध होते हैं, विशेष करके। और कुछ लिख दिया है कि पहले तो जो निरोह के निषिद्ध है उनमें तो देना ही देना नहीं है। इसके अलावा जो खाली पेट हो, जो भोजन न किए हो, ठीक है ना, उनमें नहीं देना है ना, अभुक्त भक्त टर्म आता है। अभुक्त भक्त में क्या नहीं देना है, अनुवासन नहीं देना है। इसके अलावा नवज्वर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नवज्वर में वमन भी नहीं, वमन देते हैं। ठीक है ना, नवज्वर जो होता है उसमें क्या होती है, अनुवासन निषेध होती है। बाकी सारी मेजर मेजर व्याधि है ना जो स्नेहक या संतर्पण जन्य व्याधि होती है, जैसे कि पांडु, कामला, प्रमेह, अर्श, प्रतिशाय, अरोचक, मंदाग्नि, दुर्बलाग्नि, प्लिहोदर, कफोदर, उरुस्तंभ, उरुस्तंभ में तो सारा पंचकर्मा होता है। अतिसार, विषपीत, गर्विषपीत, पित्त, कफ, जबिषंद, श्रीपद, गलगंड, अपची, कृमि, कोष्ठ, स्नेहवस्ती, इन सब में नहीं देते हैं। ठीक है ना, इसकी कुछ ना कुछ ट्रिक व्रिक लिखी होगी उसमें, सिद्धि स्थान में, यहाँ है नहीं, इसलिए सिर्फ बांचना ही पड़ रहा है, साला सब भूल गए। ठीक है ना, नवज्वर में नहीं देते हैं, पांडु कामला प्रमेय एक साथ पढ़ते हैं उसमें नहीं देते हैं, अर्श प्रतिशाय में नहीं देते हैं, अरोचक मंदाग्नि दुर्बलाग्नि में नहीं देते हैं, प्लीहोदर कफोदर एक साथ पढ़ते हैं। फिर उरु स्तंभ, अतिसार, विषपीत, गर्विष्पित, पित्त, कफ, अभिषंद होगा, श्रीपद, गलगंड, अपची, कृमिकोष्ठ, इन सब में स्नेह बस्ती नहीं देना चाहिए। चरक के अनुसार इस अनुवासन बस्ती प्रयोग काल क्या होता है, तो सबको पता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक आता है। शीत वसंते च दिवा अनुवास्यो रात्रो शरद ग्रीष्म घनागमेशु। अगर बहुत ज्यादा ठंडी वाली जो ऋतु होती है, कौन कौन सी, शीत ऋतु मतलब हेमंत शिशिर वसंत, हे शिव जो होती है शुरू वाली, उनमें अपन क्या देते हैं, सॉरी, हाँ हे शिव जो होती है ना, हेमंत शिशिर और वसंत, इनमें दिन में देंगे अपन। और जो गर्मी वाली ऋतु होती है जैसे ग्रीष्म वर्षा और शरद, इनमें अपन क्या देंगे, रात्रि में देंगे। ठीक है ना, तो हे शिव में जो होता है क्या होते हैं, दिन में अपन अनुवासन देते हैं, और बाकी ग्रीष्म जो होता है, ग्रीष्म शरद और वर्षा, उसमें रात्रि में देंगे। ठीक है ना, शीते वसंते दिवानुवास्यो रात्रो शरद ग्रीष्म घनागमिषु, ऐसा श्लोक याद है ना। शीत वसंत में दिन में देंगे और बाकी सारी में ऋतुओं में रात में देंगे। सुश्रुत के अनुसार अनुवासन, सुश्रुत भी यही बोलते हैं, शीतकाल और वसंत ऋतु में दिन में देंगे, बाकी ग्रीष्म प्रावट सतल में रात्रि की जगह उन्होंने दिनांत्य टर्म यूज किया है। ठीक है ना, और बाकी पित्त की बहुत ज्यादा अधिकता है, कफ बहुत ज्यादा छीने और वात रोगी से पीड़ित मनुष्य उसको रात में देंगे। ठीक है ना, वात पित्त कफ छीने वाली कंडीशन में रात में देंगे, ऐसा सुश्रुत साहब बोलते हैं। सुश्रुत ने अनुवासन वस्ती का प्रयोग आर्द्र पाणिनम कहा कि भोजन करने के बाद जब गीले हाथ हो तब तुरंत तुम्हें क्या करना है, अनुवासन वस्ती का प्रयोग कर लेना है। एक साथ दो मार्ग अर्थात मुख व गुदा से स्नेहन करने से वात व अग्नि दुष्ट हो जाती है, इसलिए जब स्नेहपान का प्रयोग कर रहे हो तो अनुवासन वस्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने को बचपन से पता है भैया कि हमेशा दोनों मार्ग से, मुख से और गुदा मार्ग से एक साथ स्नेह नहीं देना है। इसलिए जब स्नेहन दे रहे हो तो
अनुवासन वस्ती नहीं देना है, और अनुवासन वस्ती दे रहे हो तो स्नेहन नहीं देना है। केवल निरू या केवल अनुवासन का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि केवल अनुवासन के उपयोग करने से अग्निबंध हो जाता है, और केवल निरू के प्रयोग करने से वात प्रकोप। रीजनिंग है भैया, वेरी वेरी ना, रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर स्नेह और अनुवासन एक साथ दे देंगे तो वात अग्नि दुष्ट हो जाएगी, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में निरू अकेले दे देंगे तो वात प्रकोप हो जाएगा, बहुत ज्यादा मात्रा में अनुवासन दे देंगे तो अग्निबंध हो जाएगी। ठीक है ना, सारे अपने को याद है। आचार चरक के अनुसार वमन आदि पूर्वक जब वस्ती का प्रयोग करना हो तो विरेचन के 90 दिन बाद अनुवासन का प्रयोग करना चाहिए। सुश्रुत ने विरेचन के 7वें दिन बल उत्पत्ति में संसर्जन करने को, कुछ नहीं याद रखना तुम्हें तो भैया ना, कि विरेचन, वमन विरेचन जो वस्ती जो हो उसके विरेचन के 9 दिन बाद अनुवासन का प्रयोग करना चाहिए। 7 दिन बाद निरू का, 9 दिन बाद अनुवासन का। वस्ती संख्या कफ विकारों में 1 या 3 से ही काम हो जाएगा, पित्त विकारों में 5 या 7 से काम होगा, और वात विकारों में 9 या 11 से काम होगा, ऐसा आचार्य सुश्रुत बोलते हैं। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है ना, फिर कौन कौन सी वस्ती क्या क्या कर्म करती है ये भी सुश्रुत का स्पेशल है भैया। सुश्रुत बोलते हैं जो पहली वस्ती होती है वो वस्ती और वंक्षण, लोकल एरिया में जो होते हैं वस्ती और वंक्षण क्या करेगी, स्नेहन करेगी। ठीक है, फिर जो दूसरी वस्ती होगी ऊर्ज जत्रुगत वायु का क्या कर देगी, समन कर देगी। ठीक है ना, फिर जो तीसरी वस्ती होगी वो क्या करेगी, बल वर्ण की उत्पत्ति करेगी। ठीक है, फिर चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ये रस, रक्त, मांस, मेद, इन चारों धातुओं को क्या करेगी, स्नेहन करेगी। फिर आठवीं और नवीं अस्थि मज्जा का स्नेहन करेगी। है ना, मतलब अपने को कहां तक याद करने, पहला दूसरा तीसरा याद करना है, फिर चौथे से लेकर 90 तक तो दोषानुसार हो जाएगी। 4, 5, 6, 7 जो होती है रस, रक्त, मांस, मेद का स्नेहन करेगी। ये मेद, मेद आदि टर्म आता है ना, मेद आदि को अपन क्या, इसने आर के पटेल सर ने कर लिखा है, जब सुश्रुत का श्लोक देखते हैं वहां पे टर्म आता है मेद आदि धातु, मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, इन चारों का 4, 5, 6 से करेगी। आठवीं और नवीं जो होती है अस्थि मज्जा का स्नेहन करेगी। पहली वाली जो होती है वस्तिका में वस्ती और वंक्षण का लोकल एरिया में स्नेहन कर दे रही है। फिर दूसरी वस्ती ऊर्ध्वगत वायु को शमन कर दे रही है। तीसरी वस्ती जो होती है बल और वर्ण को उत्पन्न कर दे रही है पूरे शरीर में। फिर चौथी वाली से नवी वाली लेके रस, रक्त से लगातार धातुओं का स्नेहन कर। फिर आचार्य सुश्रुत बोलते हैं शुक्रगत रोग जो है उसमें 18 द्विगुण वस्तियां देते हैं, 18 स्नेह और 18, है ना, तो 18 द्विगुण वस्तियां किसमें दी जाती है, शुक्रगत रोगों में दी जाती है। यह व्यक्ति हाथी के समान बलशाली, घोड़े के समान विवेकवान, देवताओं के समान कांतिमय हो जाता है। इसलिए श्लोक में टर्म आता है शवे तुल्य अमरम परमम, ऐसे करके टर्म आता है। ठीक है, ब्लूटूथ डिस्चार्ज हो गया, ये बार दूसरा वाला लगा। कुंजर बलो अश्वम जवे तुल्य परमो तुल्यो अमरम प्रभम करके किसके लिए आता है, कि हाथी के समान क्या, बलशाली, घोड़े के समान वेगवान, और देवताओं के समान अमर, अगर जो कांतिमान हो जाता है तो उसी को शुक्रगत रोग से दी गई वस्तियां होती हैं उनके उनके गुण समझना चाहिए। वाग्भट निरुवस्ती के सम्यक योग, अयोग और अतियोग के लक्षण विरेचन की बात समझना चाहिए, ऐसा बोला है। चरक ने भी अलग नहीं बताया ना, उसी के समान बता दिए, कुछ अलग अलग बता दिए खाली स्पेशल। अपन ने हश्व पर भी देख लिया था निरू के अयोग में, बाकी अतियोग तो सेम से सेम था विरेचन के वाले। फिर अपन देखते हैं क्या, अनुवासन वस्ती की सम्यक योग, अयोग, अतियोग, स्नेहपान, स्नेहपान के साथ ही समझना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा है भाई, याद नहीं करना पड़ रहा, फिर भी कुछ ना कुछ लिखे ना तो मानेंगे ही नहीं साले। इस अनुवासन के अतियोग में कुछ टर्म लिख दिया इन्होंने, क्या क्या होता है भैया, रल्लास, मोह, क्लम, साध, मूर्छा और विकृतिका। ठीक है ना, विकृतिका अपन का में निरू के अयोग में देख के आए ना, शुप्रवी में भी से विकृतिका था। तो चरक साहब बोलते हैं अनुवासन का अगर बहुत ज्यादा अतियोग हो जाए तो रल्लास, मोह, क्लम, साध, मूर्छा, विकृतिका हो सकता है। स्नेह वस्ती व्यापक कितने होते हैं, 6। वेरी वेरी, प्रश्न यहाँ से आता है ना, स्नेह वस्ती व्यापक से आता है, स्नेह वाले में चॉइस ऑफ क्वेश्चन उसको देना होता है, यहाँ से देगा क्यों, क्योंकि स्पेशल टर्म है भैया ना। तो क्या, वात से आवृत, पित्त से आवृत, कफ से आवृत, पुरुष से आवृत, अन्न से आवृत और अभुक्त स्नेह वस्ती, ये 6 जो होते हैं क्या होते हैं, स्नेह वस्ती की वापस होते हैं। अगर अपन ने स्नेह व्यक्ति को दिए, ठीक है, स्नेह वस्ती अपने को दी है और वो स्नेह वस्ती वात से आवृत हो गई और 9 घंटे में बाहर नहीं निकल पा रही, तो क्या करेंगे, कुछ कुछ रोग हो जाएंगे। अपन देखते हैं भैया कि वातावृत होने पे उसमें वात के सारे गुण दिखाई देते हैं, पित्तावृत होने पे पित्त के सारे गुण, जैसे कि दाहरा, तृष्णा, मोह, ये सब दिखाई देंगे। कफ से कफ के सारे दिखेंगे,
पुरुष से आवृत होंगे तो पुरुष आवृत होंगे, इसमें उदार चिकित्सा करेंगे। अन्य से आवृत होंगे तो छर्दी, मूर्छा, अरुचि, ग्लानि, शूल, निद्रा, अंगमर्द, ये सब हो जाएगा। और अभुक्त स्नेह वस्ती, ये पूछा जाता है ना, अभुक्ति चपरणित, ये क्या होता है, तो वस्ती व्यापक होता है ना, ये आईपीसी 2023 का प्रश्न होता है। अभुक्ति चपरणित क्या है, तो ये स्नेह वस्ती व्यापक है। फिर प्राण प्रत्यागमन काल सबको पता है, अनुवासन वस्ती का 3 याम 3 प्रहर या 9 घंटे इसको बोलते हैं। उक्त काल में वस्ती बाहर नहीं आती है, तो ऐसी स्थिति में तीक्ष्ण निरुवस्ती द्वारा शोधन करके बाहर निकाल देना चाहिए, या तो गोदाम में फल वर्ती लगा के विरेचन करवा के पूरा तेल बाहर निकालना चाहिए। मात्रावस्थी क्या बोलते हैं भैया, कर्म भार, व्यायाम, अर्धवन्नर स्त्री, इन सबसे जो कृषित व्यक्ति हैं उसको अपने को क्या करना चाहिए, मात्रावस्थी देना चाहिए। मात्रावस्थी क्या होती है, सर्वकाल निरत्या या मात्रावस्थी होती है, सर्वकाल देया व्यापनावस्थी होती है, ठीक है ना। तो चरक साहब यही बोलते हैं भैया, यथ चेष्ट आहार चेष्टम सर्वकाल निरत्या, सर्वकाल निरत्या मात्रावस्थी होती है, सर्वकाल देया यापनावस्थी होती है। हस्व स्नेह मात्रा या मात्रावस्थी समूह, चरक बोलते हैं कि जो स्नेह की जो हस्व मात्रा अपन पढ़ के आए ना, जो कितने 2 याम 4 याम 8 याम, हाँ, 2 याम में पच जाने वाली कि 3 याम, कितना याम सब भूल गए भाई, 2 याम में पच जाने वाली जो हस्व मात्रा थी, 3 याम 6 याम 12 याम, नहीं यार, एक याम में कितने घंटे होते हैं, 3 घंटे, 8 के 24, 2 याम 4 याम 8 याम, हाँ। तो जो स्नेह की हस्व मात्रा होती है, ठीक है ना, उस वही मात्रा क्या होती है, मात्रावस्थी की मात्रा होती है, ऐसा चरक बोलते हैं। सुश्रुत क्या बोलते हैं भैया, तत्र निकल्पो अर्थम मात्रा अवकृष्टो परिहार्य मात्रा वस्ती रीति, जो स्नेह वस्ती जो होती है उसका 1/4 भाग जो होता है वो मात्रावस्थी होती है। स्नेह वस्ती का मात्रा कितनी होती है, अपन ने देखा निरुवस्ती का 1/4 मतलब 6 पल होता है, उस 6 पल का 1/4 मतलब कितना, 6 पल का 1/4 मतलब कितना हो जाएगा, 1.5 पल हो जाएगा। तो मात्रावस्थी के निर्माण या तो सेम से मैंने याद करवा दिया तुम्हें, सेम, ये स्नेह जो है 6 पल, ये 3 पल, ये 1.5 पल, ऐसे करके याद हो गया। ये हो गया अपना मात्रावस्थी और वस्ती प्रकरण हो गया अपना समाप्तम समाप्तम इति समाप्तम, ठीक है। अब अपन देखते हैं उत्तरवस्ती। उत्तरवस्ती जो होता है, जातस्व हरम वृद्धि, जाति पुष्प या कनेर के पुष्प के समान जो होता है उत्तरवस्ती का आकार होना चाहिए। इसका नेत्र सीधा और एकदम चिकना होना चाहिए। लंबाई कितनी होती है भैया, 12 अंगुल होता है पुरुषों में, 10 अंगुल होता है स्त्रियों में, ऐसा क्या बोलते हैं चरक। लेकिन सुश्रुत सर्जन होते हैं, सर्जन का जो होता है ना पुरुषों में थोड़ा सा, उत्तरवस्ती का नेत्र प्रमाण 14 अंगुल होता है, थोड़ा लंबा होता है ना। बाकी चरक का तो सेम नॉर्मल वस्ती वाले 12 अंगुल के समान ही होता है ना, स्त्रियों में 10 अंगुल, स्त्रियों में दोनों निर्विरोध रूप से 10 अंगुल ही बोलते हैं। नेत्र के छिद्र का प्रमाण जो होता है सरसों के आकार का पुरुष में, और मूंग मूंग के दाने के आकार का स्त्री में होता है, ठीक है ना। सरसों के पुष्प के आकार का या सरसों के आकार का पुरुष में होता है, मूंग के आकार का स्त्री में होता है। वस्ती नेत्र का प्रमाण कितना होता है भैया, सॉरी व्रण वस्ती नेत्र का प्रमाण कितना होता है, निर्विरोध रूप से 8 अंगुल होता है। शलाका भी 8 अंगुल की होती है भैया, वर्णनाश्रम चला। अग्र चित्र प्रमाण कैसा होता है, इसका भी मूंग सदृश होता है भैया, ठीक है। मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ वस्ती नहीं याद रखना है अपने को, ये एवनस कैसा होता है। उत्तर वस्ती में मात्रा देख लेना भैया कैसे कैसे होती है। तो उत्तर वस्ती में स्नेह की मात्रा पढ़ते हैं, फिर कल्प की मात्रा पढ़ते हैं। उत्तर वस्ती में स्नेह की मात्रा जो होती है पुरुषों में 1 पल होती है, क्वाथ की मात्रा 2 पल होती है, स्त्रियों में दोनों मात्रा डबल कर देते हैं, ठीक है ना। तो स्त्रियों में स्नेह की मात्रा जो होती है 2 पल होती है, क्वाथ की 4 पल होती है, ठीक है ना। वाग्भट ने थोड़ा सा अलग कर दिया है, स्त्रियों में 1 पल मात्रा होती है, कन्या में 1 शुक्ति होती है, और पुरुष में भी 1 शुक्ति होती है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं क्या नस्य कर्म मेरा भाई, चलो चलो खत्म हो जाएगा। ये तो पढ़ रखा है, ये तो पढ़ना नहीं है अपने को, बस इतना ही पढ़ना है। नस्य कर्म क्या बोलता है भैया, नस्य कर्म च कुर्वत् शिरो रोगेषु शास्त्रदम द्वारा में शीर्षो नासाम तेन यदि आप्यम हंति औषधम, ये तो चरक बोल दिया है, ठीक है ना, कि नासा के द्वारा, नासा ही सिर का द्वार होता है, ठीक है ना, नासा ही सिर से द्वारा वाग्भट का है, द्वारा में सिर से नासा चरक का है, अपन ने देखा है। फिर औषध जो सिद्ध की गई नाक से कर देते हैं तो उसे अपन नस्य कहते हैं, तत्सुद बोलते हैं। वाग्भट भी ये बोलते हैं नासा ही सिर से द्वारा, और नासा से ऊर्ज त्रुगत रोगों में नस्य से औषध दी जा सकती है। शब्द की निष्पत्ति, अरुण दत्त बोलते हैं नासायाम भवम नस्यम, नासा से देते हैं इसलिए नस्य कहते हैं। भाव प्रकाश बोलते हैं नासा से औषध ग्रहण करते हैं इसलिए नस्य कहते हैं, सबको पता है। नस्य के आयोग क्या क्या होते हैं भैया, तो
अशिरोविरेचनहारेस्तु अजीर्ण भुक्त भक्तम पीत स्नेहम। ठीक है ना, अजीर्ण में नहीं दे, अजीर्ण में सब निषेध होता है। भुक्त भक्त में तुरंत खाना खाया है तो उसको अनुवासन भी नहीं दे, सॉरी, उस वो निरूह भी निषेध होता है खाना खाया हुआ, और नस्य भी निषेध होता है। पीत स्नेह वाले में भी नस्य नहीं देंगे। दारू वारू पी के आया है ना बहुत ज्यादा, मध्य तो पातु काम, मध्य और तो भूखा प्यासा, मतलब स्नेह पिया हुआ है, दारू पिया हुआ है, पानी पिया हुआ है, या इनको पीने की कामना कर रहा है, उसको नहीं देना चाहिए। सिर से स्नान करने वाले में नहीं देंगे, स्नान की इच्छा रखने वाले को भी नहीं देंगे, क्षुद्र तृष्णा समारता में नहीं देंगे, मद मूर्छा मूर्छित में नहीं देंगे, शस्त्र दंडहत में नहीं देंगे, व्यायाम व्यायाम ये बहुत ईजी है ना। नवज्वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नवज्वर में क्या क्या नहीं दे रहे, नवज्वर में 3 चीज निषेध हो गई है भैया। विरेचन भी नहीं दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, निरूह भी नहीं, अनुवासन भी नहीं दे रहे हैं, और नस्य भी नहीं दे रहे हैं ना। नवज्वर में तीनों निषेध होते हैं। शोक अभिदक्त में विरिक्त अनुवासित में, तो मैंने सारे के सारे एक साथ लिखा दिए थे। वोमन में क्या क्या होते हैं, विरेच आस्थापन अनुवासन नहीं देते हैं। विरेचन में क्या 4 चीजें नहीं देते हैं, निरूह में 2 चीजें नहीं देते हैं, और इसमें भी 2 चीजें नहीं देते हैं। ठीक है ना, विरेचन और अनुवासन निषेध होते हैं किसमें, नस्य में। गर्भिणी नवज्वर, नवज्वर में भी 3 चीज हो गई है भैया, नवज्वर में भी नहीं देते हैं। और प्रतिशय अनरत दुर्दिने में नहीं देते। ठीक है ना, दुष्ट प्रतिशय आना चाहिए वैसे, ये 9 प्रतिशय आना चाहिए, 9 प्रतिशय है ना, पूरा इसको लिखना। प्रतिशय में तो देते हैं, नस्य के कर्म में प्रतिशय में होता है, 9 प्रतिशय में निषेध होता है नस्य, अनरत दुर्दिन में भी नहीं देता। ठीक है ना, नस्य वाला इजी, इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है ना, बन जाएगा तुमसे वो। वेरी देखो, बेसिक क्वेश्चन पिछली बार पूछा था कि शारंगर के अनुसार कितने नस्य के भेद होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था कि शारंगर के अनुसार नस्य के कितने भेद होते हैं। तो अपने को हल्के में लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं वहां पे जाके। तो चरक के अनुसार जो होते हैं कितने, 5 और 3 भेद होते हैं। ठीक है ना, प्रायोरिटी अपने को कितनी देनी है चरक के अकॉर्डिंग, 5 दे देनी है। ठीक है ना, कारमुकता के आधार पर 5 प्रकार के नस्य बताए चरक ने, वैसे 3 भी बताया। सुश्रुत केवल 2 प्रकार के बताते हैं, वाग्भट 3 प्रकार के बताते हैं, शारंगर और काश्यप भी 2 प्रकार के बताते हैं ना। तो सुश्रुत, शारंगर, काश्यप तीनों 2 प्रकार के नस्य बताते हैं। चरक और वाग्भट 3 प्रकार के बताते हैं। चरक आलसो 5 प्रकार के भी बताते हैं। एनएडीडीपी बताते हैं चरक। एनएडीडीपी में हमने देखा था नावन, अवपीड़, धूमापन, धूपन, प्रतिमर्श होता है। क्या क्या होता है भैया, तो नावन औसत सिद्ध स्नेह को कपास के पेशियों में डुबोकर नाक में जो बिंदु, जो अपन ओरिजिनल नस्य होता है उसी को नावन कहते हैं। 2 प्रकार का होता है, स्नेहन और शोधन। फिर अवपीड़न नस्य जो तीखा होता है भैया, अगत तंत्र में अपन पढ़ते आ रहे हैं भैया 6ठे 7वें वेग चिकित्सा में। औषध के कल्क को कपड़े में रखकर उसको रस के नाक में टपकाना या निचोड़ना अवपीड़न नस्य होता है, बहुत तीखा होता है। स्तंभन और शोधन इसके 2 भेद होते हैं। धुआंपन रन जो होता है 6 अंगुल लंबी नली जो दोनों तरफ से खुली हो, उसके औषध को रख के नाक में फूकने को धुआंपन नस्य कहते हैं। चूर्णम धुआंपन तद देह स्त्रोत विशोधनम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्त्रोत का शोधन करने के लिए देते हैं भैया। ओबियसली किसी को फूक के देखना, औषधि रखो किसी नली में और नाक में अगर औषधि फूक दो, उसको नानी मम्मी याद आ जाएगी सब। ठीक है ना, तो ये धुआंपन जो होता है स्त्रोत शोधन विशोधन में काम होता है। फिर आता है धूमपान वाला, धूम्र, वो सब सिद्ध धूम्र को नाक से पिया जाना प्रायोगिक स्नेह विरेचनिक होता है, सबको पता है। प्रतिमर्श नर्स, स्नेह में उंगली डुबोकर स्नेह को 2 बूंद नाक में टपकाना ना। मर्श प्रतिमर्श 2 प्रकार का होता है, प्रतिमर्श नर्स जो होता है वो इजी वाला होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, अपने नस्य के प्रकार हो गए। अब आता है जो पेपर में अपने से पूछेगा, क्रियाशीलता के आधार पर नस्य के कितने प्रकार होते हैं चरक के अकॉर्डिंग, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये अपने से पूछा जाता है भैया। ठीक है, तो क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार के नस्य होते हैं, कौन कौन से होते हैं भैया, रेचन, तर्पण और शमन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, रेतस करके अपन याद करते हैं ना। तो क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार के नस्य होते हैं, रे तस, र से रेचन, त से तर्पण, श से शमन। सबको पता है, रेचन कफ रोगों में करते हैं, तर्पण वात रोगों में करते हैं, और शमन वात पित्त रोगों में करते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि नस्य जो होता है वात पित्त, सॉरी, वात और कफ दोषों का नाश करता है। वात कफ नाशक होता है ना, धूम्रपान और नस्य दोनों वात कफ नाशक होता है। तो रेचन कफज रोगों में करते हैं। ठीक है ना, तर्पण जो है वात शिरो रोग में करेंगे अपन, और शमन जो होता है वात पित्तज रोगों में करते हैं। ठीक है ना, बीपी जो होता है ना, बीपी बढ़ जाता है तो बीपी का शमन किया जाता है, ऐसे याद रखना है। ठीक है ना, तो क्रियाशीलता के आधार पर चरक ने 3 प्रकार के नस्य बताए, रे त, रे से रेचन, कफ बहुत ज्यादा हो गया तो उसको रेचन करवा देंगे। रे त से तर्पण, वातज वाले रोगों में तर्पण करवा देंगे, और शमन किसमें, बीपी का, वात पित्त वाले का क्या कर देंगे अपन, शमन करवा देंगे। ये क्रियाशीलता के आधार पर चरक ने 3 प्रकार के क्या बताए हैं, नस्य बताए। फिर वाग्भट के 3 नस्य कौन कौन से होते हैं, तो वाग्भट ने 3 प्रकार के नस्य बताए, वी ऐसे करके अपन याद करते हैं। विरेचन नस्य, वी से भृंगण नस्य या व्रंगण नस्य, और स से समन नस्य। ठीक है ना, विरेचन
कौन कौन से इसमें देते हैं, तो आगे पीछे रेचन करते हैं, ऐसा करके आगे पीछे रेच करके मर गया, ऐसा करके कुछ याद रहते हैं अपन। तो आगे अ से आ जाएगा अपना क्या, अपस्मार, ग से आ जाएगा गलेरोग, पीछे से आ जाएगा, पी से आ जाएगा अपना पीनस, और छ से छर्दी, ऐसे करके कुछ आ रहा था। इसमें क्या करते हैं, मर से अपस, आगे पीछे, आ से अभ्यंश, ग से गलरोग, पीछे से पीनस रोग आ जाएगा, फिर अपस्मार और रेचन। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट था ना, चरक में अपन ने पहले इसको अपन छोड़ देते थे कि कौन कौन सा किस रोग में करते हैं, तो फिर एक आध पेपर में आ गया था। तो विरेचन नस्य काय में देते हैं, आगे पीछे से रेचन होता है, ऐसे याद रखना, आगे पीछे से रेचन होता है, तो आगे आ से अभिषंद, ग से गला रोग, पीछे से पीनस रोग, इतने में जाएगा ना। आगे पीछे से सिरशूल, इन सब में क्या करेंगे अपन, विरेचन नस्य देंगे। फिर भ्रंगण नस्य जो आता है, भ्रंगण नस्य काय में देते हैं, तो स्वर क्षय, अवबाहुक, सूर्यावट, नासासूल, इसकी ट्रिक नहीं लिखी है ना, आशुनास, 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 हाँ आशुनास जो होता है उसमें क्या करेंगे, भ्रंगण नस्य अपन करेंगे, ठीक है ना। क्या क्या होता है इसमें, अवबाहुक, सूर्याव्रत, नासासूल और स्वर्च है, इन चार कंडीशन में क्या करेंगे, भ्रंगण नस्य देंगे। फिर शमन, सारी पित्तज वाली कंडीशन जो आ जाएंगे ना, नीलिका, व्यंग, केश, अक्षिरोग, अक्षिराग, जो इसके इन सब में क्या करेंगे, समन नस्य करेंगे। तो बीवीएस जो है स्पेशल नस्य होता है, किसके अकॉर्डिंग, वाग्भट के अनुसार तीनों प्रकार होता है, भ्रंगण नस्य, विरेचन नस्य और समन नस्य। विरेचन नस्य में क्या अपन ने देखा, आगे पीछे से विरेचन कर, तो अ से अभिषंद, ग से गला रोग, पीछे से पीनस रोग, और से शिराशूल, अपस्मार, इन सब में क्या देते हैं, विरेचन नस्य देते हैं भैया, आगे पीछे से रेचन कर या मर, ऐसे करके कुछ याद रखना, ठीक है। भ्रंगण नस्य में अपन ने देख लिया भैया क्या होता है भैया, आसुनास में जो होता है, या आसुनास में अपन भ्रंगण नस्य देते हैं, ठीक है ना। अवबाहुक में, सूर्यावर्त में, नासासूल में, स्वरछय में, आसुनास में अपन क्या करेंगे, भ्रंगण नस्य देंगे। बाकी शमन किस किस में, नीलिका, व्यंग, केश, अक्षिराज, इन सब में समन नस्य देंगे। सुश्रुत साहब दो प्रकार के बताते हैं, एक होता है बोले स्नेहन नस्य होता है, एक होता है शिरोवचन। फिर शिरोवचन फर्दर 5 प्रकार का होता है, नस्य, शिरोवचन, प्रतिमर्श, अवपीड़, प्रथमन, जो चरक वाले हैं, ऐसे केस ने बता। काश्यप ने दो प्रकार के नस्य बताए, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पिछले साल एमपीपीएससी में इतना आसान क्वेश्चन पूछा था कि सारंगधर के अनुसार नस्य के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, इतना सा बस अपने को बताना था, ठीक है ना। तो चरक वाग्भट ने 3 3 बताए, बाकी सबने 2 2 बताए, ऐसे याद रखना। नस्य जो है चरक और वाग्भट ने 3 3 बताए, बाकी सारे आचार्य ने 2 2 बताए। सुश्रुत ने भी 2 बताए हैं, काश्यप ने भी 2 बताए, शारंगधर ने भी 2 बताए, भोज ने भी 2 बताए, निमे विदेह निमि ने भी 2 बताए। सुश्रुत ने बताया स्नेह से रोशनी, फिर काश्यप के अनुसार भंगण और कर्षण होता है भैया, विकल्प में शोधन और पूर्ण से बोल सकते हैं। शारंगधर साहब रेचन और स्नेह नस्य बोलते हैं भैया, कि एक होता है रेचन नस्य और एक होता है स्नेह नस्य। भोज ने प्रायोगिक स्नेह बताया, विदेह ने संज्ञा प्रौद्योगिकी बताया। नस्य का परिमाण, प्रतिमर्श नस्य की मात्रा 2 बूंद होती है, हमें सबको पता है, प्रतिमर्श नस्य जो होता है सिर्फ 2 बूंद डालते हैं। फिर ये तो इंपॉर्टेंट मार्क्स ये है भैया, अपने को बड़ा स्पेशल एक टर्म दे रखा है भैया, कि अवपीड़न नस्य की मात्रा कितनी होती है, तो उत्तम, मध्यम, ह्रस्व पढ़ते हैं 8 बिंदु, 6 बिंदु, 4 बिंदु। मर्श नस्य की मात्रा कितनी होती है, 10 बिंदु, 8 बिंदु, 6 बिंदु पढ़ते हैं, थोड़ा सा लफड़ा कर दिया था इसमें, ठीक है। फिर नावन नस्य की मात्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नावन नस्य जो ये मेन अपना स्नेहन वाला नस्य होता है, उसकी मात्रा जो अपने पेपर में आती है, सुश्रुत में बताई गई है, अष्ट बिंदु, शुक्ति, पाणी शुक्ति, ऐसे करके अपन याद करते हैं, ठीक है। तो स्नेह नस्य की जो प्रथम मात्रा होती है ना, इसमें छोटी बड़ी ऐसी मात्रा नहीं बोल रहा है, प्रथम मात्रा, द्वितीय मात्रा, तृतीय मात्रा, ऐसे करके श्लोक आया है। 8 बिंदु जो होती है उसकी ह्रस्व मात्रा या प्रथम मात्रा में होती है। द्वितीय मात्रा जो मध्यम वाली जिसको अपन मान सकते हैं, उसमें एक शुक्ति में 32 बिंदु होती है, मतलब 32 बिंदु मानिए। और तीसरी वाली में 64 बिंदु, जिसको अपन ने पाणी शुक्ति, अपने को संस्कृत वाला याद रखना है, बिंदु शुक्ति पाणी शुक्ति, बिंदु शुक्ति पाणी शुक्ति, ये क्या है, स्नेहन नस्य की मात्रा है। शोधन नस्य की वही मात्रा होगी, 8 बिंदु, 6 बिंदु, 4 बिंदु, 4 बिंदु, 6 बिंदु, 8 बिंदु, ये क्या होती है, नावन नस्य की शोधन मात्रा होती है, ठीक है ना। और धूम नेत्र का प्रमाण तो पता ही है अपने को भैया, कितना होता है भैया, 24, 32, 36, चरक का 24, 32, 40, वाग्भट, सुश्रुत का 24, 32, सॉरी 24, 32, 40, वाग्भट का 24, 32, 48, सुश्रुत का। फिर नस्य का काल, ये भी भैया एमपीपीएससी 2022 में आया था, देखो इतना ही क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु में नस्य देते हैं। प्रसव करके अपने को ट्रिक याद है, इसमें से वसंत आंसर था, सॉरी शरद आंसर था, और बाकी सब अलग दे रखे थे, हेमंत, शिशिर, वर्षा, शरद, ऐसा दे रखा था, ठीक है ना। तो अपने को शरद चुनना था। तो नस्य का काल क्या होता है, प्रसव होता है, चरक में अपन देखते हैं प्रावट, शरद, वसंत, इन 3 ऋतुओं में नस्य दे सकते हैं, बाकी किसी में नहीं देना है। कम से कम शारंगधर और इनका स्पेशल है, नस्य कर्म हेतु 7 वर्ष से कम और 80 वर्ष के बाद नस्य अपने को नहीं देखना है अपन,
जब अपन ने स्वस्थ व्रत में देखा था तो उसका देखा था ना, कब कब क्या क्या नहीं देना चाहिए ना, धूमपान और ये सब 12 वर्ष के बाद नहीं देना चाहिए, कोई बोलता 18 वर्ष के बाद नहीं देना चाहिए, 5 वर्ष से पहले वो नहीं देना चाहिए, अपने को पता है सारा। तो उस अनुसार नशे के ख्याल क्या होते हैं? प्रातः काल कफज रोगों में अपने को अगर प्रातः काल देना है नस्य, तो कफज रोगों में, कफ रोग है तो प्रातः काल दे दो, पित्त रोग है तो मध्याह्न में दे दो, और वातज रोग है तो सायकाल या रात्रि। नस्य देने का काल स्वस्थ रहते तु पूर्वाहने शरत काल वसंतियु, शीत मध्य ग्रीष्म सायं वर्षासु आतपे। क्या लिखा है वाग्भट के अनुसार? अगर मध्यम ऋतु वाली है, मतलब शरद और वसंत ऋतु है, या कोई स्वस्थ व्यक्ति है, तो उसको अर्ली इन द मॉर्निंग पूर्वाहन में दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, ठीक है ना। ठंड बहुत ज्यादा है, शीत है, तो ऑब्वियसली उसको मध्यम दिन में देना पड़ेगा, ठीक है ना। वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु में कैसे देना पड़ेगा अपने को? सूर्य जब दिखे तब देना। और बहुत ज्यादा गर्मी अगर पड़ रही है, तो ऑब्वियसली गर्मी पड़ रही है दिन में सुबह दे देंगे तो ना, धूप ऊप है तो उसको अपन सायकाल में दे देंगे, ठीक है ना। तो स्वस्थ व्यक्ता में, बस में ऐसे करके याद रखते हैं, हेल्दी बस में जो होता है अर्ली इन द मॉर्निंग देते हैं, ठंड में मध्यम में देते हैं, गर्मी में शाम में देते हैं, और वर्षा में सूर्य दिखने पे देते हैं। वाग्भट स्पेशल है ना, वाग्भट स्पेशल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना अपने को, ठीक है ना। दिनचर्या वाले दूसरे नंबर के चैप्टर में वाग्भट ने बता रखा है, ठीक है, कि बस मतलब वसंत, शरद और स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ बस में अपने को क्या देना है? अर्ली इन द मॉर्निंग पूर्वाह्न में दे देना है, पूर्वाह्न है। और क्या बोलते हैं, शीतकाल, बहुत ज्यादा अगर ठंड है तो ऑब्वियसली सुबह देंगे नहीं, इतना ज्यादा कफ और ये रहेगा तो दिन में दे देंगे। बहुत ज्यादा गर्मी है तो गर्मी में दे देंगे, जब शाम में गर्मी कम हो जाए तब दे देंगे। और क्या बोलते हैं, वर्षा में सूर्य दिखने पे दे देंगे। चरक क्या बोलते हैं, ग्रीष्म है तो पूर्वाह्न दे देंगे, शीत है तो मध्याह्न दे देंगे, और वर्षा है तो दुर्दिन को छोड़ के दे देना। ग्रीष्म का दोनों ने चेंज कर दिया, चरक बोलते हैं ग्रीष्म में अर्ली इन द मॉर्निंग दे दो, वाग्भट बोलते हैं शाम में देना है, ठीक है ना। बाकी सब तो सेम ही बताया। नस्य की मर्यादा, सुश्रुत बोलते हैं 1 दिन या 2 दिन के अंतर से 7 दिन या 21 दिन तक चिकित्सक उसका प्रयोग करना है, जब तक वो समझे तब तक दे सकते हैं। वायु से अत्यधिक पीड़ित पुरुष के लिए दोनों समय में नस्य का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा कौन बोलते हैं? सुश्रुत बोलते हैं ना। तो सुश्रुत बोलते हैं 1 या 2 दिन के अंतर से तुम 7 दिन या 21 दिन तक नस्य दे दो, कोई दिक्कत नहीं। वाग्भट बोलते हैं वात से आक्रांत शिरोरोग, हिक्का रोग, अपतानक, मन्यास्तंभ, स्वर भ्रंश, इन सब में प्रतिदिन सायं और प्रातः नस्य। तो सुश्रुत ने, वाग्भट ने टर्म वो बता दिया, कंडीशन बता दी है कि अपना माही के स्वर भ्रंश में, अपना जो माही है महेंद्र सिंह धोनी है ना, तो अपने मही के स्वर भ्रंश में बीडी में नस्य देना है। ऐसा मैंने ट्रिक लिखाई थी कि अपने मही के जो स्वर भ्रंश होता है, धोनी बेचारा इतना अच्छा बोलता है, मार छक्के मारता भी और, तो अपने मही के स्वर भ्रंश में बीडी में अपने को क्या देना है? नस्य देना है। बाकी सारी अवस्थाओं में 1 दिन छोड़ के देना है, 7 दिन तक नस्य देना चाहिए। तो यही पूछता है वाग्भट ने कितने दिन तक नस्य देना बोला है, तो 7 डेज तक, 7 दिन तक नस्य देने बोला है करना, वो भी एक एक दिन छोड़कर 7 दिन तक नस्य करना चाहिए, यही वाग्भट का ही याद रखना है बस, है ना। तो कौन कौन सा अपना मही के स्वरवच में, तो अपना, अप से आ जाएगा अपतानक, अपना, न से क्या आ जाएगा भैया, सॉरी अपना से अपतानक आ जाएगा, म ही, म से आ जाएगा मन्यास्तम, ही से आ जाएगा हिक्का, स्वरभ्रंश से आ जाएगा स्वरभ्रंश। इनमें क्या देंगे? बीडी में नस्य देंगे। अपने मही के स्वरभ्रंश में क्या देंगे? बीडी में अपन क्या देंगे? नस्य देंगे। बाकी सब में 1 दिन छोड़ के 7 दिन तक नस्य करना चाहिए। नस्य लेने के उपरांत उत्तान स्थिति में 100 गिनने तक लेटे रहना है, ऐसा वाग्भट साहब बोलते हैं। 100 मात्रा तक या 100 गिनने तक अपने को लेटे रहना है ना, नस्य लेने के उपरांत। प्रतिवर्ष नर्स के कितने काल होते हैं? 14 होते हैं, वाग्भट बोलते हैं 15 होते हैं, है ना। अपन ने एक एक को याद भी किया था जब वो पढ़ा था क्या बोलते हैं, सुश्रुत संहिता पढ़ी थी, तो अपन ने सारे के सारे प्रतिमर्श काल याद करे थे कि 14 होते हैं प्रतिमर्श काल, नर्स के प्रतिमर्श काल। अभी संख्या बस याद रख लो तो बन जाएगा। सुश्रुत बोलते हैं 14 होते हैं, वाग्भट बोलते हैं एक ज्यादा होते हैं 15, है ना। शिरोभ्यंग के बाद, हास्य के बाद 2 अधिक माने हैं, और ग्रह नेत्सव नहीं बताया, छोड़ो। आजन्म मरणम सस्तम प्रतिमर्श, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि आजन्म और मरण दोनों में शस्त्र क्या होता है? प्रतिमर्श नर्स होता है। वो इसलिए 2 बूंद डालना देते रहो ना, तो प्रतिमर्श नर्स से प्रतिमर्श वस्ती की भांति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होता है, ठीक है ना। तो प्रतिमर्श नर्स जो होता है वस्ती के समान जो होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या होता है? उत्तम होता है। नस्य की कारमुकता, चरक बोलते हैं क्या? शिरोवेल्सन औषध उत्तमांग में पहुंचकर संपूर्ण विकृत दोष को वहां चिपकने नहीं देते हैं, उसे बाहर निकाल देता है, जैसे मुंजादी में रह रहे सरकंडे को बिना खींच के निकालना है। हेमाद्री बोलते हैं नस्य का प्रभाव काय पे होता है? श्रृंगाटक मर्म पे। नस्य में फण मर्म होता है लेकिन उसका प्रभाव श्रृंगाटक मर्म पे होता है।
नस्य के पश्चात सबको पता है धूमपान करना है भैया अपने को। नस्य कर्म के पश्चात कफनाशक धूम्रपान करना चाहिए। नस्य के पश्चात गर्म जल का पान करे, पथ्य भोजन करे, निर्वात। सिर्फ अपने को धूमपान याद रखना है। सम्यक योग उरो उरोशिरोलाघवम इंद्रियम स्त्रोतो विशुद्धि भविष्य। सबको पता है उर सिर में लघुता आ जाएगी, इंद्रिया एकदम स्वच्छ हो जाएगी, स्त्रोत से एकदम क्या हो जाएगी, विशुद्ध हो जाएगी। ठीक है ना। अयोग में क्या हो जाएगा, नस्य के अयोग में सबको पता है गले में ऐसा लग रहा है किसी ने उपलेप कर दिया है, सिर में गुरुता आ गई है, बार बार थूक रही है, निष्ठीवन बस याद रखना है ना। च अप दुर्वृत्ति निष्ठीवन, बार बार ओबियसली देखना वो भी सही। नस्य जब वन करवा के आते हैं ना बार बार थूकते साला है ना। सुश्रुत ने वात पे गुण्य होना बताया नस्य के अयोग। अतियोग बहुत ज्यादा अगर नस्य हो जाएगा तो सिर, अक्षि, शंख, श्रवण, अर्थी इन सब में क्या हो जाएगा, तोद हो जाएगा। और तिमिरम च पश्चिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तिमिरम च पश्चिति, आंखों के सामने अंधेरा छाना नस्य के अतियोग का लक्षण होता है। फिर नस्य वापस दो होते हैं भैया, स्नेक नस्य द्वारा दो सूत क्लेश होता है और शिरोवर्तन द्वारा दो क्षय होता है। नहीं पूछा है नस्य व्यापक क्या होता है ना, अपने को बस ये तिमिर च पश्चित पूछा जाता है, नस्य के अतियोग में आता है, और निष्ठीवन पूछा जाता है नस्य के अयोग में आता है। ठीक है। फिर ये पंचकर्म उपयोगी द्रव्य जो होते हैं, वामकांक्षा अपन ने चरक सूत्र 1 में अपन पढ़ते हैं ना, क्या होता है इससे आज का, ये भी अपन ने विमान स्थान में पढ़ रखा है। ठीक है। इसी के साथ अपना क्या हो गया, पंचकर्मा हो गया है पूरा। ठीक है। बहुत देर हो गई साला यार। ये नहीं पढ़ रही वाला षट स्थापन स्थापन सन। कौन सा स्थापन सन? षट स्थापन सन। चल पढ़ लेते हैं, तू बोल रहा है तो, मैं तो नहीं पढ़ रहा था। सब थोड़ा तिक्त बता वाला रहे, थोड़ा याद बहुत करना है ना। इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है ठीक है। मैंने तो बहुत मार्क किया तो। ये वाले तो नहीं पढ़ना है अपने को ना, ये नहीं पूछा जाता, ये पूछेगा अपने से क्या नाम, षड आस्थापन द्रव्य है ना। तो षड आस्थापन स्कंद में सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं, मधुर स्कंद पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो मधुर स्कंद में क्या क्या आती है भैया, सारी मधुर मधुर चीजें आती है। मधुर स्कंद से कभी जिंदगी में पेपर नहीं आता, पेपर में आएगा तो भी या तो अपने से छिन्न रुआ पूछेगा, गुड़ुची का पर्याय होता है। ठीक है ना। गुड़ुची दो जगह आता है, अपन देखेंगे भैया, छिन्न रुआ नाम से यहाँ आता है, और भी कहीं आएगा ना, ताम्लकी, पुनर्नवा, स्वदिष्टा, कर्कट संगी, आंख बंद करके, ये कभी नहीं आएगा ना, मधुर स्कंद वाले पेपर में नहीं आते। चलो, अम्ल स्कंद तिक्त वाला आएगा स्कंद ना। में आएगा, मधुर छंद में हाँ आएगा। हाँ, हुआ। तिक्त में भी आएगा। ठीक। अम्ल स्कंद वाले में सारी और अम्ल अम्ल वाली चीजें जैसे, आ चुका है AI APGP में अपना। ठीक, अम्ल स्कंद में गंडीर, आम्लकी, सोवीर, मदिरा, नंदीतक, दंत, शट, दचिम, लव, सारी देखो अम्ल स्कंद तो सब की सब खट्टी चीज आएगी, तुरंत अपने से बन जाएगा। लवण में सारे लवण आ जाएंगे, सेंधम, सोवरचल, काल, पाक्य, विड, रोमक, कुप्य, पानसूज लवण होता है, सब अपने को पता है ना। अब जहां से अपने पेपर में आएगा कटु, तिक्त और कषाय, ये तीनों इंपॉर्टेंट है भैया ना। तो क्या देखते हैं अपन, कटु स्कंद में सारे कटु कटु चीज जैसे सारे के सारे षड उषण आ जाएंगे इसमें, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, शुंठी, मरीच, आद्रक, विडंग, सब के सब उष्ण द्रव्य अपने को पता है। ठीक है ना। कुस्तुम्बुरु, पीलू, तेजवती, कूट, हिंगु, निदियास, भल्लातक, अस्थि, बताइए क्या होती है, सब कटु कटु होती है, तीखी तीखी वाली होती है ना। शिग्रु इसमें याद रखना, शिग्रु जो होता है कटु स्कंद का होता है। करंज, जब अपन सुश्रुत के अनुसार दातून अपन ने पढ़ा था, तो करंज जो होती कटुरस में श्रेष्ठ थी भैया। तुलसी जो होती, तुलसी के भेद, या तुलसी भी जो होती क्या होती है, कटु स्कंद वाली होती है। लहसुन, मूलक, सरसों सब पता ही है, जो होती कटु इतनी तीखी तीखी होती है। ठीक है ना। अर्जपुरी। अब आते हैं अपन तिक्त स्कंद पे, कड़वा कड़वा कौन सा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तिक्त स्कंद। चंदन आता है, कृतमाल, नक्तमाल आता है इसमें, नीम सबको पता है तिक्त वाले में आता है, हरिद्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरिद्रा, दारू हरिद्रा दोनों क्या होती है, तिक्त स्कंद वाली होती है। मैं एक ब्रह्मास्त्र बता देता हूँ, पेपर में अगर तुम्हें नहीं याद है क्या कुछ लगाना है, तो आंख बंद करके तिक्त स्कंद स्कंद लगा देना, तिक्त स्कंद से ही पेपर में पूछेगा। ठीक है ना। फिर क वाले सारे जो होता है ना तिक्त में आता है, जैसे मैंने महिमा बताई थी, क से कोई भी औषधि का नाम तुम्हें दिख जाए, ठीक है ना, जब तक कि पता ना हो कि वो किसमें नहीं आती, ब्रह्मास्त्र लगा देना, तिक्त में आएगा। कौन कौन सी, जैसे कटुकी, किरात तिक्त, कटुरोहिणी, कारवेल्लक, करीर, करवीत, केबुक, कंठिल्लक, करकोटक, काकोमदर, काकमाची, जो सब अष्टककार वाली औषधियां होती है, क वाली सारी औषधि क्या में तिक्त स्कंद में आ जाएगी। ठीक है ना। कुटकी हो गया, किरात तिक्त हो गया, कटुरोहिणी हो गया, कारवेल्लक हो गया, करीर हो गया, करवीर हो गया, केबुक, कंठिल्लक, करकोटक, काकोम्बर्द, क वाली सारी महिमा होती है किसमें होती है, तिक्त स्कंद में होती है। इसके अलावा चंदन, कृतमाल, नक्तमाल, आरगवत सबको होता है अपने को तिक्त होता है। ठीक है ना। पंच तिक्त द्रव्य भी जो होते हैं वो गाय में तिक्त में आ जाएंगे, वेतस, वेताग्र,
बकुल गुड़ुचि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया तो गुड़ुचि जो होती है छिन्न रुआ नाम से काय में आई है, मधुर में आई है, और इसमें गुड़ुचि नाम से काय में आ गई, तिक्त स्कंद में आ गई। अवलगुच, अवलगुच किसका पर्याय होता है? बाकुची। हाँ बाकुची का होता है भाई। बाकुची ज्योति काय में आती है, तिक्त स्कंद में आती है भैया। अगरू हो गया, सप्तपर्ण, तगर, वचा, सुगंध, उशील बन जाएगा। कसाय स्तंभ, कसाय स्तंभ बन जाएगा भैया। सिर्फ अर्जुन अपने को इसमें याद रखना है भैया। अर्जुन आता है, पूर्व क्या आता है? प्रियंगु, तिंदुक, प्रियाल, विभीतक, हरित की भी आ जानी चाहिए, नहीं आई है, विभीतक आया बस, है ना। कदर, बदर, खदर, शल्य की, विस्म, शांत, आचखंड, है ना। और आम की गुठली उठली सब अपने को पता है, जाम, रोस्ट, गुठली, और सब किस में आएंगे? कषाय स्कंद में आएंगे। प्रियाल बस याद रख लेना ना, तिंदुक, प्रियाल जो काय में आते हैं, कषाय स्कंद में आते हैं। बाकी अर्जुन इंपोर्टेंट है, अर्जुन भी काय में आता है, कषाय स्कंद में आता है, ठीक है ना। अपना क्वेश्चन जो होता है तिक्त और मधुर से बन जाएगा, ठीक है ना। तिक्त वाला जो है मैक्सिमम चीजें जो होती है तिक्त स्कंद वाली है अपने को आएगी। ठीक है, ये अपने क्या हो गए भैया? 6 प्रकार के षड आस्थापन स्कंद पढ़ लिया अपन ने, जो चरक विमान 8 का वो था। तो आता है चरक में अपने ने देख रखे हैं, छोड़ दिया था फिर, ठीक है ना, ये तो चरक में पढ़ते ही हैं अपन। चलो ये हो गया अपना पंचकर्मा फिनिश।